नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बाइट फॉर करियर यूट्यूब चैनल में। और ये हमारा करियर गाइडेंस पॉडकास्ट सीरीज का तीसरा एपिसोड है। और आज हम बात करने वाले हैं मीडिया के बारे में कि मीडिया में अपना कैसे करियर बनाएं, कितने टाइप के मीडियाज़ होते हैं और कैसे कैसे आप किस किस फील्ड में मीडिया में करियर बना सकते हैं। और उसके बाद में राइटिंग पे भी हम कुछ बात करेंगे, थोड़ा बहुत ट्रैवल ब्लॉगिंग पे भी बात करेंगे। और बाद में जो दर्शकों के हमको कमेंट के द्वारा क्वेश्चंस आए हैं उनको भी हम अपने जो आज के गेस्ट हैं उनसे पूछेंगे। तो और आज के हमारे गेस्ट हैं इस चर्चा में लोकेन सिंह जी। ये असिस्टेंट प्रिंसिपल हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में। तो इनके साथ आज हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट लोकेन सिंह जी के साथ। स्वागत है लोकेन सिंह जी आपका बाइट फॉर करियर यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए बाइट बिफोर करियर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आपका स्कूलिंग कैसे हुआ और फिर आपने किस दिशा में ग्रेजुएशन की और फिर आपको कब पता चला आपका रुचि है राइटिंग में, फिर आपने कब डिसाइड किया कि आपको ये पत्रकारिता साइड जाना है। तो इस बारे में आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा सा। जी, मेरी जो यात्रा है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं स्कूलिंग में मैथ साइड से था, साइंस यानी मेरे को मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये मेरे सब्जेक्ट रहे। ट्वेल्थ में मैंने बढ़िया से फर्स्ट डिवीजन और बढ़िया ग्रेड के साथ मैंने अब पास किया उसको, ट्वेल्थ को। उसके बाद मैं चला गया बीएससी करने। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं बीएससी कर रहा था, लेकिन फिर बाद में रियलाइज हुआ कि मैं ये जो कोर्स कर रहा हूँ ये मेरी जो हॉबी है उसको मैच नहीं करता। मैं दर्शक भी जान करके हैरान भी होंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप जब भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो बहुत सोच करके लेना चाहिए। लेकिन मैं उस समय उतनी समझदारी नहीं थी, मेरे को गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। तो जैसे मेरे दोस्तों ने बी ट्वेल्थ पास करके बीएससी कर रहे थे, ज्यादातर लोग मेरे दोस्त जो लोग थे वो सब साइंस साइड से थे। तो मैंने भी बीएससी ज्वाइन कर लिया और नया सब्जेक्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैंने उसको ऑप्ट किया। लेकिन 2 साल पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार ये जो कोर्स मैं पढ़ रहा हूँ ना, सिर्फ पढ़ रहा हूँ और अच्छे मैं मार्क्स से पास हो रहा था। फर्स्ट डिवीजन में दोनों साल मैंने 4 सेमेस्टर फर्स्ट डिवीजन पास किया। लेकिन मुझे समझ में आया कि ये कोर्स ना तो मेरे भीतर जा रहा है ना मैं इस कोर्स के लिए बना हूं। तो मैंने, आप हैरान होंगे, हम्म। 2 साल पढ़ने के बाद वो कोर्स छोड़ा। और हम्म। कोर्स छोड़ने के बाद फिर मैंने बीए किया। मिलिट्री साइंस, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस मेरे सब्जेक्ट रहे। बीए करने के बाद मैंने अपने बारे में बहुत सोचा। उस दौरान मैं कुछ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो इस नाते भी मैंने बीए हम्म। ऑप्ट कर लिया था। लेकिन उसके बाद जब मैं मास्टर करने के लिए जा रहा था तो मैंने बहुत विचार किया कि मुझे किस सब्जेक्ट से मास्टर करना चाहिए, जिसमें, क्योंकि मास्टर, आपका मास्टर डिग्री ऐसी होती है कि उसके बाद फिर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं पढ़ने की, यानी वो लास्ट स्टेज है जहां से आपको फिर करियर में ही जाना होता है। हम्म। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, चूंकि मुझे पढ़ने लिखने का शौक था। तो एक कोर्स मेरे ध्यान में आया कि लाइब्रेरी साइंस से अपन मास्टर कर लेते हैं और लाइब्रेरी में बैठेंगे, किताबें भी हम्म। पढ़ते रहेंगे, अपना शौक भी पूरा होगा और अपन किताबें पढ़े। लेकिन फिर बाद में ध्यान आया कि यार ये बहुत नीरस जैसा ना हो जाए कहीं मेरे साथ। हम्म। फिर मैंने और बात की, अपने आप को भी देखा, तो कई लोगों ने फिर सलाह दी कि तुम पत्रकारिता में भी रुचि रखते हो, तुम अखबार वगैरह पढ़ते हो, मीडिया में खबरें देखना पसंद करते हो, उन सब पे बात करना भी पसंद करते हो, तो तुम एक अच्छे पत्रकार बन सकते हो, तो तुम पत्रकारिता का कोर्स कर लो। फिर मैंने पत्रकारिता के कोर्स देखे, उनका कोर्स कंटेंट देखा। फिर और भी जो सीनियर लोग थे उनसे बात की, फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं पत्रकारिता की पढ़ाई करता हूँ। तो मैंने ग्वालियर से, जीवाजी यूनिवर्सिटी से, वहां से एमजे एमसी जो कोर्स है, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, उसको मैंने किया। और उसके बाद फिर मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबे समय तक रहा। और फिर बाद में मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के नाते अभी काम कर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और हम सब जानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एशिया की सबसे पहली जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी है। तो बड़े प्राइड के साथ यहाँ काम करने का मौका मिला हम्म। है। तो अभी मैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये है यात्रा, नाइस। कैसे मैं जर्नलिज्म में आया, उसकी पढ़ाई कैसे शुरू की। नाइस। अच्छा लगा सुन के। यहाँ पे मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि जब आप
आपने एडमिशन लिया बीएससी में इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिर आपको लगा कि वो अच्छा नहीं लग रहा है। बट मैंने ऐसे देखा है कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता भी है, जो होते हैं आजकल इतना ज़्यादा नहीं होता, बट पहले इतना होता था कि हम लोग 10 12 लोगों के प्रेशर में आके, या जो अभी करंटली मार्केट चल रहा है वो कर लेते थे। और मतलब कहने का मतलब ये, लोगों को पता नहीं होता था कि उनका हॉबी क्या है, उनको किस फील्ड में करना चाहिए। डाउन द लाइन जब वो 3 4 साल 5 साल बाद जाके जब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद समझ आता है कि नहीं, मेरे को तो ये करने में मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो आप, थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा इस बारे में कि आपका क्या मतलब, कैसे आपने ऑब्जर्व किया कि आपकी किस चीज़ में रुचि है, और जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं वीडियो को, तो वो लोग भी थोड़ा रिलेट कर पाए, मतलब अपने बारे में पता कर पाए कि क्या उनकी रुचि है, उस बेसिस पे वो अपना डिसीजन ले पाए कि उनको ये कोर्स करना चाहिए या यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। ये संख्या आज भी बहुत है। अब ऐसा नहीं है कि अब थोड़ी जागरूकता आ गई है, नो डाउट जागरूकता आ गई है, लोग थोड़े अवेयर हो गए हैं कि उनको कौन सा कोर्स करना चाहिए, किस कोर्स से उनके आगे की लाइन ठीक रहेगी। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो या तो अपने दोस्तों के प्रभाव में आकर के, उनकी देखी देखा, या अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर के, उनके कहने पर कोर्स ऑप्ट करते हैं। वो अपनी हॉबी के हिसाब से या अपने पैशन के हिसाब से, या वो जो उनकी स्किल्स है या जिन स्किल्स पे वो काम कर सकते हैं, उस हिसाब से कोर्स ऑप्ट नहीं करते। आज भी बड़ी संख्या में ऐसे हैं, तो मैं ओके। भी वैसे ही एक था। तो मैंने कहा कि मैं करने बीएससी कर रहा था, छोड़ के फिर बीए में आया। बीए में भी फिर मैं अपने को खुद को एक्सप्लोर करता रहा कि मेरे इंटरेस्ट क्या है, मैं किधर जा सकता हूँ। और फिर जब मेरे सामने ये ऑफर आया, क्योंकि उस दौरान मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, मेरे लिए कौन सा कोर्स ठीक रहेगा। तो जो जानकार लोग हैं, फिर उनमें से किसी ने मेरे को कहा था कि ये कोर्स तुम कर सकते हो, पत्रकारिता के क्षेत्र में जा सकते हो। उसके बाद फिर मैंने देखा कि मैं वास्तव में पत्रकारिता के लिए हूँ क्या, मैं पत्रकार राइटिंग स्किल्स मेरी हैं क्या, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं क्या मेरे पास। तो फिर मैंने देखा, और ये सही बात है कि मैं बड़े लंबे समय से पत्रकारिता में रुझान रखता था। जैसे गर्मी की जब छुट्टियां होती हैं, हम्म। तो लोग तरह तरह के काम करते हैं, तो खेलने या कुछ करते हैं। मैं जैसे अपने मामा के यहाँ जाता था या कहीं भी जाता था, हम्म। उस समय अखबार सब घरों में नहीं आते थे, बहुत सिलेक्टेड घर होते थे जहां अखबार आया करते थे। आजकल तो सबके पास आते हैं, और मीडिया के दूसरे जो प्लेटफॉर्म है वो भी माध्यम अब है। बहुत इजीली अवेलेबल है। पहले बहुत चुनिंदा घरों में आते थे। जैसे मेरे को ध्यान है कि हमारे यहाँ परचून की दुकान पर, नाई की दुकान पे, इन पे अखबार पढ़ने के लिए भीड़ लगा करती थी राइट। सुबह के समय। तो उस समय तो पॉलिटिक्स में उतनी रुचि नहीं थी, लेकिन अखबार पढ़ने में मेरी रुचि थी। तो मैं 1 घंटे आधा घंटे खड़े रह करके, और उससे मैं खेल पृष्ठ पढ़ता था। पहला पेज पढ़ा, उस पर कुछ बड़ी खबरें थी, और उसके बाद सीधे मैं सारा स्किप करके खेल पेज पर चला जाता था, और खेल पेज को मैं अच्छे से पढ़ता था, खेल पेज की खबरें, खास करके क्रिकेट, और उसके अलावा फिर बाकी के दूसरे और जो खेल हैं उनको ऑब्जर्व करता था। फिर दूसरा, जैसे मैंने बताया कि मैं मामा जी के घर गया अपने, तो फिर वहां क्या करता था मैं, वहां पुराने जितने अखबार बंडल रखे रहते थे, उनमें हम्म। से फिर मैं सप्लीमेंट्स निकालता था न्यूज़पेपर में। बुधवार को, सैटरडे को, अब सैटरडे को नहीं आते, पहले फिल्म को केंद्र में रख करके, एंटरटेनमेंट को केंद्र में रख करके एक सप्लीमेंट हाँ। सैटरडे या फ्राइडे को आता था, उसको निकालता था। फिर जो है मैं संडे को सप्लीमेंट आते थे, उनको निकालता था। जैसे जागरण का तरंग आता था, हम्म। दैनिक बस। भास्कर का हाँ, रस रस रंग भी रस आता रंग है। के नाम से आता था, हम्म। मधुरिमा के नाम से उसका बुधवार का हम्म। सप्लीमेंट था, नई दुनिया का नायिका के नाम से बुधवार का हम्म। सप्लीमेंट है। ये निकालता था, और साथ में जो एडिटोरियल पेज है, उस पे बोध कथाएं आती थी, कुछ व्यंग आते थे, इस तरह के कंटेंट आते थे, लेटर टू एडिटर आते थे। इनको निकाल करके मैं पढ़ता था। और पढ़ने के बाद कई बार न्यूज़पेपर्स में मैंने लेटर टू एडिटर लिखे। फिर कई बार वो कोई कंपटीशन उन्होंने किया कि सब्जेक्ट पर लिख करके भेजा रीडर्स, तो मैंने लिख करके भेजा। जैसे भास्कर ने एक हम्म। कॉलम शुरू किया था जिसमें वो रीडर्स के राइटअप को पब्लिश करते थे, तो मैंने फिर वहां अपना एक राइटअप भेजा, तो वो छपा भी, और मुझे 500 रुपए हम्म। की इनाम की राशि भी उन्होंने दी थी। तो वहां से फिर मैंने जब देखा कि हाँ, मेरा ये शौक तो है, मैं लिखता भी हूँ, और मैं बोलना भी मुझे पसंद है। मैं स्कूल की तरफ से डिबेट्स वगैरह में जाता था, अपने जहाँ भी डिबेट्स होती थी स्कूल मुझे वहाँ अपनी तरफ से भेजते थे। कविताएं भी करने का शौक था, यानी कम्युनिकेशन के जो थोड़े थोड़े हिस्से हैं उन सब में मेरा इंटरेस्ट था।
कई बार मैं अपने साथ घटी हुई घटनाओं का विवरण भी लिखता था। जैसे मुझे याद है मैंने एक कहानी लिखी थी। हम एक जगह गए और वहां से लौटे तो वहां जो घटा उसको मैंने कहानी बना करके लिखा। मैं उस समय थोड़ा चित्रकारी भी करता था, कार्टूनिंग या हम्म। हम कह सकते कच्चे पक्के चित्र बनाता था, बहुत शार्प तो नहीं होते थे। हम्म। लेकिन ऐसा शौक था, और कॉमिक्स पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। मैंने अपने हाथ से हैंड रिटन कॉमिक्स बनाई। तो हम्म। ये सब जब मैंने देखा कि हाँ कहीं ना कहीं मुझ में कम्युनिकेशन की कुछ चीजें हैं, तो ये फील्ड मेरे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो वहां से मैंने, सजेशन जरूर मेरे पास आया कि हम्म। तुम ये कोर्स कर लो। लेकिन उसके बाद भी मैंने टाइम लिया और हम्म। अपने भीतर देखा कि इस कोर्स की जो नीड है, इस कोर्स की जो डिमांड है, वो स्किल्स में डेवलप कर सकता हूँ क्या, है क्या मेरे पास। ये बात। दूसरी एक और चीज मैंने आपको बताई कि मैं सिर्फ खेल का पन्ना पढ़ता था हम्म। और फिर लिटरेचर से जुड़े हुए सप्लीमेंट्स वो पढ़ता था। पॉलिटिक्स नहीं पढ़ता था। मैंने आपको बताया कि पॉलिटिक्स हम्म। में मेरा उस समय इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मीडिया में जब आप आते हैं तो पॉलिटिक्स एक बड़ा हिस्सा हो जाता है। यस। तो मैंने बाद में पॉलिटिक्स पढ़ना शुरू किया, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो कुछ चीजें आप डेवलप भी कर सकते हैं, कुछ आपके अंदर है, कुछ चीजें आप नई चीजें डेवलप भी कर डेवलप सकते कर हैं। तो सकते हैं। ऐसे करके मैंने अपने आप अपना मूल्यांकन किया कि हम्म। हाँ ये कोर्स। तो मैं इसीलिए हमारा जो ये वीडियो सुन रहे हैं उन हम्म। सब दोस्तों से मैं कहना चाहूंगा कि जैसे मेरे 2 साल खराब हुए ना, आप ऐसे 2 साल खराब मत कीजिए, हम्म। 3 साल खराब हुए मेरे, आप मत कीजिए। आप 12th के बाद, 10th के बाद थोड़ा विचार कीजिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। तो आपको मीडिया के क्षेत्र में आना है तो आप देखिए कि आप, क्योंकि इस फील्ड में थोड़ा शुरुआती दौर में संघर्ष का सामना भी करना पड़ सकता है, अपने स्पेस बनाने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत भी लगती है। तो वो मेहनत करने की क्षमता आपके भीतर है कि नहीं। फिर इसके जो स्किल्स हैं, आपको बोलना अच्छा था, कम्युनिकेटर अच्छे हैं कि नहीं, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है कि नहीं, आप नया सोचते हैं क्या, आप किसी घटना को बताने में आपका किस तरह का इंटरेस्ट है, किस तरह से बताते हैं, ये आपके बीच में रुचि है क्या, नया कुछ जानना और जान करके लोगों को बताना ये आपके अंदर है क्या। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिनको आप टटोलिए। तो हम्म। इसी फील्ड में नहीं, जिस फील्ड में भी आपको जाना जाना है, तो उसके बारे में बहुत विचार कीजिए और अपना निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए। है। सही कहा आपने। जैसे मैं भी एडवाइस करूंगा कि जो लोग भी अभी 12th पास करने वाले हैं, तो वो लोग आजकल तो बहुत इजी टू एक्सेस हो गया, यूट्यूब पर हर चीज़ मिल जाता है। तो आप लोग ढूंढिए कि आपका किस फील्ड में रुचि है, क्या उनका कैरियर पाथ हो सकता है, क्या क्या कोर्सेज हैं उनमें, उस बेसिस पे आप अपना आगे का पाथ चूज़ करिए, तो डेफिनेटली आप उसमें ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। और जैसा सर ने बताया, अगर आप मीडिया में रुचि रखते हैं तो आपके लिए ये स्किल्स होने चाहिए आपके अंदर पहले से, जैसा कम्युनिकेशन और राइटिंग और न्यू थिंकिंग लाइक दैट। तो आप मीडिया में करियर बना सकते हैं। ओके। तो इसके साथ अब मैं आगे ये जानना चाहूँगा आपसे सर कि आपने जब जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन आपने वो कोर्स किया जो मीडिया के लिए था जीवाजी यूनिवर्सिटी से, उसके बाद फिर आपने अपना करियर का शुरुआत कहाँ से किया, मतलब कहाँ आपने जॉब स्टार्ट किया, फिर वहाँ पे आपका किस टाइप का रोल था, फिर किस तरीके से आगे एवेल्युएट होते गया वो रोल, कैसे कैसे आपने किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही मैंने बीएससी छोड़ा और मैंने मन बनाना शुरू किया कि मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर मेरे पास सजेशन आया कि मुझे पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहिए। तो उसी समय पढ़ते पढ़ते ही मैंने स्वदेश के साथ काम करना शुरू कर दिया था। स्वदेश ग्वालियर से निकलने वाला एक बड़ा प्रसिद्ध और पुराना समाचार पत्र है। सर्कुलेशन में आज थोड़ा पीछे है, लेकिन वो स्वदेश एक ऐसा न्यूज़पेपर है जहां से बहुत सारे पत्रकार ट्रेंड होकर के निकले हैं। तो ग्वालियर में अक्सर उसके लिए कहा जाता है कि ये पत्रकारिता की पाठशाला यानी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है। तो उसके लिए कहा जाता है। तो मैंने वहां लंबे समय तक एज ए ट्रेनी, फिर वहां का स्टाफर के रूप में काम करना प्रारंभ किया शुरुआत में। अब तो वो दौर नहीं है, अब तो सीधे आपको नौकरी मिलती है मीडिया में। लेकिन पहली मीडिया में एज ए ट्रेनर, आप ट्रेनी, एज ए ट्रेनी आपको काम करना पड़ता था, तो कई दिन करना पड़ते थे प्रशिक्षु पत्रकार के नाते। 3 महीने, 6 महीने, कई बार साल भर आपको कोई वेतन नहीं मिलता था। आपने सिर्फ वहां जा करके समय देना, काम करना, रिपोर्टिंग पे जाना, न्यूज जो प्रेस नोट है वो आते थे, उनके आधार पर समाचार बनाना, ये सब। तो मैंने शुरुआत में अपनी पढ़ाई के दौरान ही वहां शुरू किया, स्वदेश में मैंने काम करना शुरू कर दिया था। आगे चलता गया, सीखता गया।
फिर मेरा जब पत्रकारिता की डिग्री पूरी हो गई तो फिर मैं नई दुनिया में भी काम करने के लिए गया जबलपुर। तो नई दुनिया उस समय अपने नए नए एडिशन खोल रहा था, तो मैंने हम्म। जबलपुर में जाकर के वहां काम किया। लगभग 1 साल में जबलपुर में रहा। फिर वहां से मुझे दैनिक भास्कर में अपॉर्चुनिटी मिली। तो लगभग 1 साल मैंने दैनिक भास्कर में काम किया ग्वालियर के में। और फिर उसी समय में राजस्थान पत्रिका, एक बड़ा समाचार पत्र है भारत के, हम्म। गिनती के जो 7-8 समाचार पत्र हैं बड़े टॉप के, उनमें से एक है वो। कई बार उसकी रैंकिंग 6वें 5वें तक भी आई है। तो टॉप के जो हिंदी के न्यूज़पेपर है उनमें से राजस्थान पत्रिका एक है। तो उन्होंने अपने अब तब तक वो राजस्थान में ही थे। हम्म। राजस्थान उनका जो है वर्किंग एरिया था। लेकिन उन्होंने देखा कि दुनिया भर के, अपने भारत के दूसरे समाचार पत्र दूसरे दूसरे राज्यों में जाकर के अपना विस्तार कर रहे हैं। तो उन्होंने भी अपने जो नए एडिशन है वो शुरू किए। तो मध्य प्रदेश में वो आए, तो भोपाल में शुरू किया, इंदौर में शुरू किया। तो ग्वालियर में वो एडिशन अपना शुरू कर रहे थे। तो 2010 में मैं पत्रिका के साथ ज्वाइन करता हूँ। तो मैंने पत्रिका को ज्वाइन किया 2010 में। फिर वहां लगभग मैं 2.5-3 साल मैंने उनके साथ काम किया। तो पत्रिका ग्वालियर में भी रहा मैं, फिर पत्रिका भोपाल में रहा। फिर उसके बाद नई दुनिया जो बड़ा प्रसिद्ध समाचार पत्र है उसे दैनिक जागरण ने खरीद लिया था। हम्म। तो दैनिक जागरण ने उसको रीलॉन्च किया, नए नए सिरे से नए अंदाज में उन्होंने नई दुनिया की लॉन्चिंग की। नव तो दुनिया। उस समय फिर उनको कुछ लोगों की जरूरत थी, तो फिर मैंने नई दुनिया ज्वाइन किया। तो मैं ग्वालियर में डेस्क इंचार्ज के हम्म। नाते ग्वालियर में नई दुनिया में रहा। तो ऐसे एक लंबा करियर मेरा पत्रकार था। मैं 4 हम्म। प्रमुख समाचार पत्र जो मध्य प्रदेश के हैं उनमें मैंने काम किया अपना। तो मोस्टली आपका वहाँ पे जॉब किस टाइप का होता था? मतलब आप रिपोर्टिंग करने जाते थे फील्ड पे, या डेस्क पे आप समाचार मतलब कंटेंट बनाते थे फिर वो पब्लिश होता था? जब मैं स्वदेश के था तो मैंने रिपोर्टिंग भी की, डेस्क पे भी रहा। दोनों तरह की भूमिकाएं मैंने स्वदेश में निभाई। फिर नई दुनिया जबलपुर में था तो वहां पर भी मैंने दोनों काम किए। रिपोर्टिंग भी करने जाता था, क्योंकि वहां मैं तो उस समय मैं अकेला था, तो सीखने का दौर था मेरा। हम्म। तो मैं ज्यादा से ज्यादा सीखूं, तो घर पे रहने की अपेक्षा मैंने सुबह ऑफिस आने के बाद फिर मैं जो रिपोर्टिंग पे जाता था, रिपोर्टिंग से आने के बाद अपनी खबर सबमिट करके मैं घर नहीं जाता था। मैं वहां बैठता था और डेस्क वालों के साथ बैठ करके थोड़ा डेस्क के काम को भी समझता था। फिर जब मैं भास्कर में आया, तो भास्कर में फिर मैं डेस्क पे था। तो वहाँ न्यूज अलग अलग जगह से आती थी, उनको फिर एडिट करना, उनमें कोई गलतियां हैं या उनको इनहेंस करना है, उनको और अच्छा बेहतर बनाना है, तो उनका लेआउट कैसा करना है, इन सब बातों को सोचता था और उन सब पे काम करता था। फिर एक जिला मेरे को मिला, दतिया मिला। फिर मैंने मुरैना का भी काम देखा, भिंड का भी काम देखा, मतलब वहीं ग्वालियर में। तो हम्म। वहां की खबरें यहाँ आती थी, फिर उनको यहाँ अपनी टीम के साथ एडिट करना। एडिट करने के बाद फिर उनके सप्लीमेंट तैयार होते थे जो वहाँ सर्कुलेट होते थे मुरैना भिंड दतिया में। तो डेस्क पे रह करके मैंने खबरें एडिट करने का काम किया। फिर खबरें नए सिरे से खबरें करवाना, भाई कौन सी हम्म। खबर जानी चाहिए, कौन सी नहीं जानी चाहिए, कल क्या नीड हो सकती है, क्या पढ़ना चाहेंगे पाठक, तो उस पे खबरें बनवाना, तैयार करना। फिर उनको पेज पे कैसे डिस्प्ले करना। हम देखते हैं कि पेज पे खबरें दिखाई देती हैं, हम्म। अलग अलग ढंग से प्लेसमेंट रहती है, तो कौन हम्म। सी खबर कहाँ प्लेस करनी चाहिए। और उसके साथ विजुअल क्या होना, फोटोग्राफ्स होना, कैरिकेचर होना, या कुछ ग्राफिक्स बनवाना, तो या फिर कोई कार्टून बनवाना, तो ये सारा प्लानिंग फिर वो सब करवाना अपनी टीम के साथ। तो ये सारा काम, ये दोनों तरह के दो भूमिकाएं होती हैं दरअसल। प्रिंट हम्म। मीडिया की भी बात करें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक की, चाहे हम्म। वेब की, किसी भी मीडिया की हम बात करेंगे तो उसके दो हिस्से होते हैं, खास हम्म। करके जो जर्नलिज्म की फील्ड के हैं, यानी हम्म। कंटेंट को लेकर के जो लोग काम करते हैं। उसके दो हिस्से हैं। वैसे तो सर्कुलेशन भी है, फिर विज्ञापन मार्केटिंग भी है ना, ये सारा फील्ड भी है, हम्म। मैनेजमेंट भी है। तो ये सब भी ह्यूमन रिसोर्स, HR वाला जो पोर्शन है वो भी हम्म। है। लेकिन जो अखबार से सीधे बात है, यानी जर्नलिज्म जिनको करनी है, उनके हम्म। लिए दो प्रकार की अपॉर्चुनिटी बड़ी रहती है। एक होती है फील्ड में काम करने वाले, जिसमें रिपोर्टर्स वगैरह आ जाते हैं। रिपोर्टर्स हो गए, उनके भी कैटेगराइज है, जूनियर रिपोर्टर है, सीनियर रिपोर्टर है, स्पेशल करस्पॉन्डेंट है हम्म। ना। फिर एक होता है जो डेस्क पे काम करते हैं, यानी जो ऑफिस वर्किंग है जिनका,
वो खबरें नहीं लाते। रिपोर्टर खबरें लेके आता है, वो खबरें टाइप करता है, सबमिट करता है, और फिर वो खबरें उस डेस्क के पास आती हैं। तो वो डेस्क पे जो उनको सब एडिटर्स बोलते हैं, सब एडिटर, सीनियर सब एडिटर्स, हम्म, कॉपी एडिटर्स, तो वो क्या करते हैं, फिर उन खबरों पे काम करते हैं। उनकी हेडलाइन ठीक करना, उनका इंट्रो ठीक करना, उनकी भाषा शैली ठीक करना, उनमें कोई कमी है तो उस कमी को पूरा करवाना रिपोर्टर से, उसमें कोई चीज एक्स्ट्रा है या गलत है उनको रिफाइन करना, यानी हटाना उनको। कुल मिलाकर के इसको हम कहते हैं कॉपी एडिटिंग या जी सब एडिटिंग। तो ये सारा काम जो है वो डेस्क पे होता है, यानी खबर जो आई उसको एक व्यवस्थित रूप देना, उसकी आकर्षक हेडलाइन देना कि लोग हेडलाइन पढ़ करके ही रुक जाएं और खबर को पढ़ने। ऐसे इस प्रकार से वो सारा का काम। फिर उसके बाद जब ये खबरें एडिट हो जाती हैं तो उनकी पेज पे प्लेसमेंट कराना, पेज तैयार करवाना, या खुद अगर आप कर सकते हैं तो खुद भी आप पेज अपना तैयार कर सकते हैं, लेआउट डिजाइन कर सकते हैं। ये इतना, ये मोटे तौर पर, ये दो मोटे तौर पर काम होते हैं। ओके। दो हिस्से हैं काम के, एक है फील्ड रिपोर्टिंग, एक है डेस्क वर्किंग। तो डेस्क पे एडिटिंग, फील्ड वाले लोग सारे न्यूज लेके आते हैं, डेस्क वाले फिर ये तय करते हैं कौन सा समाचार कहाँ जाएगा, और उसकी हेडलाइन क्या होगी, उसका इंट्रो क्या होगा, वो खबर कैसे जाएगी, कैसे छपेगी, ये सारा वो प्लान करते हैं। राइट। नाइस। तो जैसा अभी बीच में आपने जिक्र भी किया मीडिया के टाइप का, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आज के ज़माने में कितने टाइप के मीडिया, कोई पहले अगर देखें काफ़ी टाइम, 10 20 30 20 साल पहले, तब मोस्टली अखबार या फिर टीवी जब इवॉल्यूएट हुआ तो टीवी समाचार टीवी पे आते थे। तो आज के ज़माने में क्या क्या मोड है मीडिया के, जैसे प्रिंट मीडिया है, फिर डिजिटल मीडिया भी है, ऐसे करके तो कितने प्रकार के अभी मीडिया हैं आज के ज़माने में जो चल रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो इस समय तो हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी होगी, इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं हम्म, कि ये अभी ब्रॉड एरिया हो गया। अब पत्रकारिता मतलब न्यूज़पेपर नहीं, अब पत्रकारिता मतलब रेडियो नहीं, अब पत्रकारिता मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, वेब मीडिया भी आ गया, सोशल मीडिया भी आ गया, इसके अलावा बहुत सारे हैं। तो मीडिया को आज हम मोटे तौर पर चार हिस्सों में बांट सकते हैं। जी। एक हो गया आपका प्रिंट मीडिया, दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसके दो हिस्से हैं, एक रेडियो एक टेलीविजन, और तीसरा आपका हो गया जो है वेब मीडिया जो इंटरनेट बेस्ड है। हम्म, ये तो यानी चार मीडिया, रेडियो, प्रिंट, टीवी और वेब, ये हम्म, चार प्रकार का मीडिया आज हमारे सामने है। वेब में फिर सोशल मीडिया आ जाएगा, राइट। ठीक है, और फिर प्रोफेशनल वेबसाइट्स वगैरह हाँ, हैं, जो वेब वेबसाइट्स पोर्टल्स हैं, बताएंगे। वो सब आ जाएंगे, ये सारा आ जाएगा। तो प्रिंट में फिर आपकी मंथली मैगजीन्स आ जाएंगी, डेली न्यूज़पेपर आ जाएंगे, जो फोर्टनाइट में मैगजीन और पेपर हैं और वीकली हैं, वो सब आ जाएंगे। तो हम भारत में जब पत्रकारिता की शुरुआत हुई तो प्रिंट मीडिया से हुई। राइट। 1780 में 29 जनवरी 29 जनवरी को भारत में पहला एक समाचार पत्र शुरू हुआ। उसको एक अंग्रेज ब्रिटिश सेना का एक अधिकारी था जो नौकरी छोड़ दी थी, आयरिश मूल का था वो, मूल था जेम्स ऑगस्टिन की। उसने कलकत्ता से, चूंकि उस समय कलकत्ता ही ब्रिटिश राजधानी थी। एक्टिविटीज का बड़ा केंद्र था, एक तरह से हम कह सकते हैं उस समय भारत की राजधानी राइट। कलकत्ता हुआ करती थी। तो वहां से उसने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया 29 जनवरी 1780 को। उसको नाम दिया जेम्स अगस्त हिक्कीज गजट, हिक्कीज गजट नाम दिया, या फिर उसको बंगाल गजट भी बोल देते हैं। तो ऐसे करके वो समाचार पत्र प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद फिर और दूसरे समाचार पत्र आए, फिर भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र आए। जैसे हिंदी के पहले समाचार पत्र की बात करेंगे तो उदंत मार्तंड नाम से वो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, वो भी बंगाल से ही प्रकाशित हुआ, कलकत्ता से ही। उसको पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे, उन्होंने प्रकाशित किया। तो ऐसे करके भारत में पत्रकारिता की शुरुआत होती है। फिर रेडियो आता है, फिर टीवी आता है। और टीवी आ गया था, लेकिन टीवी का उपयोग प्रारंभ में सिर्फ मनोरंजन के लिए था, समाचार हम्म, देने के लिए टीवी का उपयोग नहीं हो रहा था। समाचार बहुत कम आते थे, मतलब बहुत बाद में आए, लेकिन उस समय भी कम आते। जैसे हमको मालूम है कि शाम को 15 मिनट के बुलेटिन आते थे। यस। फिर बाद में दिन भर में अलग अलग समय में 5 5 मिनट 2 2 मिनट के बुलेटिन आना शुरू हुए, हर 2 3 घंटे में, इस प्रकार से शुरू हुआ। तो बहुत बाद में जाकर के जो 24 घंटे का जो मीडिया हमको दिखाई देता है, जब प्राइवेटाइजेशन हुआ इस मीडिया सेक्टर में, ग्लोबलाइजेशन की जब दौर शुरू हुआ, उस समय बाहर से बहुत सारे मीडिया हाउस आए। तो उनमें स्टार न्यूज आया, भारत का जो बड़ा मीडिया हाउस है जी न्यूज है, जी, उसने अपना 24 घंटे का चैनल शुरू किया।
ऐसे करके फिर बहुत सारे न्यूज चैनल भारत में शुरू हुए जो 24 घंटे के, आज अनगिनत बहुत सारे हैं। मतलब हम्म। हम मैं एकदम नंबर नहीं बता सकता कि हाँ। कितने चैनल होंगे। तो बहुत सारे हैं। फिर रीजनल चैनल भी हैं आजकल, आजकल नेशनल तो ही स्टेट नहीं है, वाइज। रीजनल है, मध्य प्रदेश से निकल रहे हैं। फिर जो नेशनल है उनके भी रीजनल है, शहर जैसे वाइज। आज तक कई एमपी तक है, यूपी तक है, जी का जी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश है, आईबीसी का आईबीसी तो खैर रीजनल ही है, वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश उसके बड़े एरिया है काम करने के। ऐसे बहुत सारे न्यूज चैनल्स है। नेटवर्क 18 है उसका, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। तो ये एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में, ऐसे ही वेब मीडिया भी प्रारंभ में आया। तो इंटरनेट 90 के आसपास हमारे यहाँ शुरू होता है, और वेबसाइट्स वहां से शुरू होती हैं। तो शुरुआत में अंग्रेजी के अखबार पत्र, न्यूज़पेपर, न्यूज़ पोर्टल्स थे। फिर बाद में हिंदी के साथ भी, क्योंकि इंटरनेट में प्रारंभ में हिंदी के साथ थोड़ी कठिनाइयां थी, फॉन्ट का इशू आता था। फॉन्ट नहीं है तो आप उन वेबसाइट का फॉन्ट पढ़ नहीं राइट। सकते। लेकिन जब यूनिकोड फॉन्ट आ गया तो उसके बाद से ये फॉन्ट की इशू खत्म हो गया, आप किसी भी वेबसाइट को आप पढ़ सकते हैं। राइट। नहीं तो पहले वेबसाइट खोलते थे, फिर वो अपना फॉन्ट का पैकेज देता था, उसको डाउनलोड करते थे, हम फॉन्ट इंस्टॉल करते थे अपने कंप्यूटर में, तब उस वेबसाइट की हिंदी कंटेंट को हम देख पाते थे। तो ये चुनौतियां थी। लेकिन 2000 के बाद वो चुनौतियां समाप्त हुई, और बड़ी तेजी के साथ हिंदी वेब मीडिया ने भी विकास किया है। और अब जब से जियो भारत में डेटा क्रांति लेकर के आया, डेटा को उसने सस्ता किया, तब से विजुअल कंटेंट की डिमांड बहुत बढ़ गई। यूट्यूब चैनल, जैसे हम जिस हमारे पर बाइट बात बिफोर करियर बात कर पा रहे हैं, मतलब इतनी देर का कंटेंट देखना पहले एक आम आदमी के लिए सुलभ नहीं था। राइट। क्योंकि पहले तो इंटरनेट बहुत महंगा था, बहुत आम लोगों की पहुंच में नहीं था। लेकिन जब बाद में प्रचलन आया, मोबाइल में इंटरनेट की एक्सेस आई, तब भी हम देखते हैं कि वो 1 जीबी 1.5 जीबी डेटा मिलता लिमिटेड था था। 300-400 रुपए में, और इतना वीडियो भर देखने में वो खत्म हो सकता है। हम्म। तो उस समय लोग इतना एक्सेस नहीं कर पा रहे थे विजुअल कंटेंट को। लेकिन अब इंटरनेट अनलिमिटेड है, बहुत राइट। कम दाम में हमको मिल जाता है। तो ये विजुअल जो मीडिया है उसकी भी डिमांड, डिजिटल मीडिया की डिमांड भी बढ़ गई है, लोगों पे काम करने का बहुत अवसर बढ़ गया है। तो ये 4 प्रकार का मीडिया हमारे यहाँ आज है अस्तित्व में मोटे तौर पर। फिर उनके भीतर भी बहुत सारे हिस्से हैं। तो अगर हम मोटे तौर पे बांटेंगे तो प्रिंट मीडिया है, फिर रेडियो है, फिर टेलीविजन है, और फिर बे मीडिया है। ये 4 मोटे हिस्से हैं। फिर इनमें भी बहुत सारे, अंदर जाएंगे तो छोटे छोटे हिस्से हम कर सकते हैं। नाइसली। बहुत सही तरीके से बताया आपने। और जैसा आपने बताया कि जियो के आने के बाद से, जब से इंटरनेट क्रांति एक तरह से बोले इंडिया में आई है, तो मीडिया ही नहीं, मोस्टली बहुत सारे क्षेत्रों में लोगों ने इतने, आजकल लोग उभर के आ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। पहले लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये सब में भी लोग कैरियर बना सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं ये सब करके भी। बट इंटरनेट से इतना इजी टू एक्सेस हो गया चाहिए, तो लोग ये सब कर पा रहे हैं। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो लोग अभी 12th पास करने वाले हैं, अब उन लोग को रुचि है पत्रकारिता में आने का, तो उन लोगों के लिए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, और किस टाइप का ग्रेजुएशन उनको करना चाहिए, और फिर क्या कोर्सेज करना चाहिए पत्रकारिता में आने के लिए? जी, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। तो एक बार मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देने देता हूं मैं, कि एक तो ये समझ लीजिए कि ये क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो आप अगर सिर्फ क्या होता है कि, हाँ, जो नई पीढ़ी है वो उसको दिखाई देते हैं सिर्फ एंकर्स। हम्म। तो पत्रकारिता में सिर्फ एंकर नहीं होते, पत्रकारिता में रिपोर्टर भी होते हैं, जो फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, खबरें लेके आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पत्रकारिता की ताकत वही है, तो रिपोर्टर हैं। फिर उसके बाद डेस्क पे काम करने वाले सब एडिटर्स हैं, कॉपी एडिटर्स हैं, प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं, तय करते हैं कि क्या दिखाएंगे, किस सीक्वेंस में दिखाएंगे। न्यूज एडिटर्स हैं, सब एडिटर्स हैं, ये सारे लोग हैं। फिर आप टीवी में जाएंगे तो न्यूज एंकर हैं, डिजिटल में जाएंगे तो कॉपी एडिटर भी हैं, फिर एडिटर है, डिफरेंट टाइप के एडिटर होते हैं कई जगह, पॉलिटिकल एडिटर, यानी ये वेरी करेगा मीडिया हाउस कौन सा है। तो कई जगह वो पॉलिटिकल एडिटर अलग बनाते हैं, स्पोर्ट्स एडिटर भी बनाते हैं, तो कई जगह बिजनेस एडिटर भी बनाते हैं। यानी बहुत सारे फील्ड हैं काम करने की, बहुत सारा स्कोप है। इसके अलावा भी है, सोशल मीडिया मैनेजर है, आप वो काम भी कर सकते हैं, वो भी पत्रकारिता से, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। फिर आप अच्छे जो है
मीडिया प्रोफाइल इंगेज मैनेजमेंट कर सकते हैं, किसी का पॉलिटिकल पार्टीज के सोशल मीडिया आईटी सेल को हैंडल करने में की भूमिका हम्म, निभा सकते हैं। फिर आप कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं। फिर आप चाहें तो सेल्फ, जो आजकल मैंने बहुत देख रहा हूँ कि स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं लोग, राइट। अपना स्तर पे काम सर कर रहे हैं। यूट्यूब की बड़ी डिमांड है हम्म और दूसरे भी प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के अलावा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं जिस ऑफिस में बैठा हूँ वो एक स्टार्टअप का ही ऑफिस है। हम्म आयुध मीडिया करके है। वो जो रूटीन के हमारे ज्वलंत विषय हैं समाज में, उन विषयों पर बड़ी अच्छी रोचक रिपोर्टिंग करते हैं, अच्छा कंटेंट लेकर के आते हैं। यूट्यूब पे भी हैं वो, इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पेज भी उनका है। हम्म एक अच्छी टीम उनके पास है। तो आप चाहें तो आपके 4-5 दोस्त बन जाते हैं, तो आप इस तरह का कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं मीडिया में। पीआर में जा सकते हैं आप, पब्लिक रिलेशन में जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, हम्म प्राइवेट सेक्टर में भी सबको पीआर की जरूरत होती है। बड़े बड़े मीडिया, बड़े बड़े कंपनीज हैं, स्कूल कॉलेज हैं, इन सबको पीआर की जरूरत होती है। तो वहां आप काम कर सकते हैं, रेडियो जॉकी बन सकते हैं आप जो है दूरदर्शन और रेडियो में कैजुअल अनाउंसर बन सकते हैं, वहां जा सकते हैं, कैजुअल एंकर बन सकते हैं। तो बहुत सारी फील्ड है, वहां आप काम कर सकते हैं। तो 12th पास करने के बाद मीडिया में आना है, तो जो मैं पहले कहा था कि स्किल्स क्या है हमारी, तो हमको कौन सी अपॉर्चुनिटी, ये तो मैंने सीधे सीधे पत्रकारिता के हम्म फील्ड बताए, पत्रकारिता के प्रवृत्ति से जुड़े हुए व्यवसाय बताए। हम्म अगर आप स्किल्स पे हैं तो आप वीडियो एडिटर बन सकते हैं, साउंड एडिटर्स बन सकते हैं, है ना। प्रिंट में जाओगे आप लेआउट डिजाइन के एक्सपर्ट बन सकते हैं, फोटोग्राफर बन सकते हैं, वीडियो जर्नलिस्ट बन सकते हैं। अच्छा वीडियो, अगर आपकी वीडियो सेंस अच्छी है, फोटो सेंस हम्म अच्छी है, आप अच्छे फोटोग्राफ लेते हैं, तो आप अच्छे फोटोग्राफर्स बन सकते हैं। ये सब बन सकते हैं आप। फोटो जर्नलिस्ट, आजकल उनको भी जर्नलिस्ट बोलते हैं, फोटो जर्नलिस्ट बन सकते हैं, वीडियो जर्नलिस्ट बन सकते हैं। फिर टेक्निकल फील्ड में बहुत सारा काम है। मीडिया मैनेजमेंट अगर आप पढ़ लेते हैं तो मार्केटिंग देख सकते हैं, सर्कुलेशन देख सकते हैं, पूरा प्रबंधन देख सकते हैं किसी नई कंपनी का या किसी बड़ी कंपनी का। तो इतना ब्रॉड है कि बहुत सारे आयाम हैं यहाँ काम करने के। हम्म तो 12th पास करने के बाद आप मीडिया क्षेत्र में आ रहे हैं, तो आप अपनी रुचि के हिसाब से जो आपकी स्किल्स हैं या जिन स्किल्स में आपको मजा आता है, जैसे हर किसी को, जैसे मैं टीवी में नहीं गया प्रारंभ में, क्योंकि उस हम्म समय मेरा टीवी में जाने का मन ही नहीं था, मुझे प्रिंट जर्नलिज्म में जाना था, वही करना था, इसलिए मैंने अपने जर्नलिज्म के दौरान प्रिंट में ही काम किया। आज कोई कहे कि अगर आप आज अपॉर्चुनिटी मिले या करना चाहो, आज अगर मैं 12th पास होता तो मैं टीवी में भी जा सकता था, मैं वेब में भी जाता, वेब में भी खूब अपॉर्चुनिटी है, अच्छा हम्म मानदेय भी अच्छा मिलता है, तो वहां पर भी काम कर सकता था। तो वो भी है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है बात करना, तो मैं आजकल मैं भी अपने एक यूट्यूब चैनल पे कुछ कंटेंट लेकर के आता हूँ लोगों के लिए। अपना वीडियो पार्क ठीक के है। नाम से वो है, जहाँ मैं कविताएं, ट्राइब्लॉग, ये सब लेकर के आता हूँ। तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो कोर्सेज अवेलेबल हैं सब दूर, ग्रेजुएशन के बाद भी हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद भी हैं। जैसे मैं जिस संस्थान में काम करता हूँ, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, वहाँ 12th पास करके आने वाले लोगों के लिए बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं। बीए मास कम्युनिकेशन है, हम्म बीए जेसीडब्ल्यू है, जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग है, बीएससी ग्राफिक एनिमेशन है, फिर बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रुचि है तो बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फिर बीए एपीआर है, एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। तो ऐसे ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत सारे कोर्स हैं, तो आप कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं और उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। फिर ओके। मास्टर के बाद आपके पास और अपॉर्चुनिटी, जब आप मीडिया के कोर्स करते हैं तब फिर आपको और ध्यान आता है कि हम और क्या कर सकते हैं। तो बाद में फिर आप और स्पेसिफिक हो सकते हैं कि आपको नहीं प्रिंट जर्नलिज्म में जाना है, आपको डिजिटल में जाना है, तो न्यू मीडिया में जाना है। तो हमारे यहाँ हम ऐसा विश्वविद्यालय है माखनलाल चतुर्वेदी, जिसने न्यू मीडिया डिपार्टमेंट भी स्टेब्लिश किया सबसे पहले। तो हमारे न्यू मीडिया डिपार्टमेंट भी है, यहाँ न्यू मीडिया की पढ़ाई कराते हैं। और भी यूनिवर्सिटीज हो सकते हैं, हम्म आईआईएमसी है जो डिप्लोमा जहाँ से कर सकते थे, आजकल उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिल गया, तो आने वाले समय में वो भी डिग्री कोर्स शुरू करेंगे ही करेंगे। ओके। और इसके अलावा जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज हैं, चूंकि माखनलाल और आईआईएमसी ऐसे संस्थान है जो पूरी तरह से जर्नलिज्म को ही डेडिकेटेड है, यहाँ हम्म जर्नलिज्म के कोर्स या कम्युनिकेशन के कोर्स चलते हैं। जैसे हमारे यहाँ कंप्यूटर
और जर्नलिज्म से रिलेटेड ही कोर्स हैं सारे के सारे। हम्म, जैसे मीडिया मैनेजमेंट भी है हमारे यहाँ, फिल्म भी है, आजकल फिल्म का भी एक कोर्स है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी है, पीजी लेवल पे भी है, तो दोनों है। तो ऐसे और भी संस्थान है जहाँ डिपार्टमेंट है जर्नलिज्म के, आप चाहे तो वहां से भी जर्नलिज्म कर सकते हैं। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि आप आए, माखनलाल चतुर्वेदी से अपनी पढ़ाई पूरी करें। एशिया हम्म, का पहला पत्रकारिता का विश्वविद्यालय है, और बहुत देश भर में इसका सम्मान है। लोग देश भर के मीडिया संस्थानों में यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी काम कर रहे हैं। हम्म। तो ग्रेजुएशन लेवल पे भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत तरह के कोर्स हैं, आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा फिर जब आप मास्टर करेंगे तो और अपना स्पेसिफिक चूज कर सकते हैं। तो जैसे आपने बताया, तो अभी क्या प्रक्रिया है यहाँ पे माखनलाल में एडमिशन लेने की? जैसे अभी मे बी अभी फैब चल रहा है, अप्रैल या मई से न्यू एडमिशन शायद स्टार्ट हो जाएंगे। तो और शायद आई आई थिंक यूनिवर्सिटी उसका करिकुलम भी निकालेगी किस किस फील्ड में वो लोग एडमिशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उसकी क्या प्रक्रिया है एडमिशन जी प्रोसेस की, अगर कोई लेना चाहता है तो? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। अभी अप्रैल में हमारी एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक अनाउंसमेंट होगा, वेबसाइट पे भी देख सकते हैं हम, मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी उसको जारी करते हैं, प्रिंट में भी विज्ञापन आएगा, टेलीविजन पे भी हम चलाते हैं, रेडियो और वेब पे भी आपको वो विज्ञापन दिखेगा। नहीं तो हमारी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे भी आप देख सकते हैं। तो अप्रैल से वो प्रोसेस शुरू होती है, तो हो सकता है अप्रैल के पहले सप्ताह में, दूसरे तीसरे सप्ताह में हो जाएगी। तो आप थोड़ा फॉलो करेंगे, कोई भी जिसको एडमिशन लेना है उसमें हम ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है, हम्म, और उसके बाद आपकी एग्जाम होगी। क्योंकि कोविड का बीच में एक बड़ी महामारी का सामना हमने किया, उस समय से हमने थोड़ा सा और हम एग्जाम कराते थे, एंट्रेंस एग्जाम, उसको पोस्टपोन किया हुआ है। तो एंट्रेंस एग्जाम अभी तो नहीं कराया हमने कोविड के बाद से, लेकिन पिछली बार हमने इंटरव्यू जरूर किए थे, जिनके एडमिशन करने थे उनके इंटरव्यू हुए। तो लेकिन आप तो तैयारी करके चलिए एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से। तो बहुत कोई कठिन एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, थोड़ा आप जनरल स्टडीज कीजिए, थोड़ा मीडिया न्यूज़पेपर्स पढ़िए, पत्रकारिता की थोड़ी सी पढ़ाई कर लीजिए, मतलब पत्रकारिता से जुड़े हुए कुछ जनरल जो अवेयरनेस के चीजें हैं उनको जान लीजिए। तो आप जो है एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो उसके बाद जो मेरिट बनती है उसके आधार पर हम हमारे यहाँ एडमिशन होता है। तो सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। अगर एंट्रेंस हुआ तो वो किसी एक सेंटर पे आपके आसपास के शहर में, या हम, मुझे याद है हमने पिछली बार पूरे के पूरे देश भर में जो कैपिटल्स हैं अलग अलग हम्म, स्टेट्स के, वहां सब जगह हमने एंट्रेंस एग्जाम ऑर्गेनाइज किए थे। लेकिन नहीं भी है तो 10 12 15 जगह तो हम करते ही करते हैं, ग्वालियर, भोपाल, फिर जम्मू, लखनऊ, पटना, कलकत्ता में, तो अलग अलग जगह हम सेंटर्स बना करके वहाँ एग्जाम कराते हैं, एंट्रेंस एग्जाम। तो वहाँ आप एंट्रेंस एग्जाम दे करके, नहीं है, अगर एंट्रेंस एग्जाम इस बार भी नहीं हुआ तो इंटरव्यू होगा, और आपके जो 12th के पासिंग मार्क्स हैं उसके आधार पर मेरिट बनेगी, उसके उसको मिलाएंगे, और आपके इंटरव्यू के मार्क्स है, दोनों को मिला करके फिर जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर एडमिशन होगा। तो आप ओके। वेबसाइट्स फॉलो कर लीजिए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है उनको फॉलो कर लीजिए। और ध्यान रखिए कि अप्रैल से ये प्रोसेस शुरू हो जाती है, जो पूरी होते होते जून जिसमें लगता है। अप्रैल से 1.5 2 महीने तक हम आवेदन मंगाते हैं। उसके बाद अगर एग्जाम हुआ तो एग्जाम लेंगे, फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, फिर जो है बच्चों को बुलाते हैं, जिन जो मेरिट में आ जाते हैं उनको बुलाते हैं, और फिर उनके साथ बातचीत करके वो फिर उनके एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाती ओके, सही है। तो ये तो माखनलाल का हुआ, और आपके हिसाब से इंडिया में और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पत्रकारिता और मीडिया के कोर्सेज कराते हैं और जो कि अच्छे कोर्सेज कराते हैं? तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे हर है। कोई जी तो भोपाल आ नहीं सकता, और मेरे हिसाब से लिमिटेड सीट भी होंगे आपके यहाँ पे, हर कोर्स में सीट्स लिमिटेड होंगे, 60 या 20 बिल्कुल जो भी। तो बाकी लोग और कौन कौन से अच्छी यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में जहाँ से लोग कर सकते हैं अगर माखनलाल में एडमिशन नहीं हो पाता है तो? बिल्कुल। तो मैं तो वैसे भी मैं यही कहूंगा कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी माखनलाल को रखिए, फिर आप सेकंड ऑप्शन भी लेकर के चलिए। जैसा सौरभ जी ने बताया कि अगर नहीं हुआ तो सीट लिमिटेड है, हम्म, मेरिट हाई चली जाती है, कई बार कुछ कोर्स हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है, उनमें हम्म, 4 4 5 500 लोग आवेदन करते हैं, और सीट है 30 सीट है। हम्म, तो 4 500 लोगों के एप्लीकेशन आते हैं, लेकिन 30 का ही होता है। तो सेकंड ऑप्शन हमेशा लेकर के चलना चाहिए। अगर यहाँ नहीं हुआ
तो फिर हम क्या करेंगे। तो हमारे यहाँ भी आप सेकंड ऑप्शन ले सकते हैं, दूसरे कोर्सेज, दूसरे, मतलब जैसे मान लीजिए किसी को बीएमसी करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी नहीं हो रहा, तो बीएजेसीडब्ल्यू के लिए भी अप्लाई कर दें। तो ये तो सिर्फ हमारे यहाँ चॉइस हो सकती है, लेकिन आप दूसरे संस्थान भी चुन सकते हैं। तो वहाँ आजकल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके माध्यम से जो है एडमिशन होता है। तो हर बड़े जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे मध्य प्रदेश में ही बात करेंगे तो देवी अहिल्याबाई हम्म। विश्वविद्यालय, उसमें जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट है। ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी, उसमें जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट है। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर है, वहाँ जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट है। जबलपुर यूनिवर्सिटी में है। दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में जे ये जो आपका आईआईएमसी है, जो अब डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया, तो वहां पर भी डिग्री कोर्सेज आ जाएंगे। फिर उसके अलावा जामिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इन सब में भी कोर्सेज हैं। फिर हिमाचल चले जाएं या दूसरे जगह आप चले जाएं, तो लगभग जैसे आप छत्तीसगढ़ हैं, छत्तीसगढ़ में फिर आपको एक बड़ी यूनिवर्सिटी मिल जाती है जो ठीक ठीक माखनलाल की तरह जर्नलिज्म को डेडिकेटेड है, लेकिन वो भी एक है, वहां से भी आप कर सकते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, वहां से आप कर सकते हैं। फिर इधर चित्रकूट में भी है, वहां पे भी जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट है। तो ऐसे लगभग मुझे लगता है कि जितने भी बड़े संस्थान हैं, बड़ी हाँ। यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ कम्युनिकेशन, मास हम्म। कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट आज की स्थिति में है। हम्म। कुछ यूनिवर्सिटी को छोड़ दें तो लगभग सब यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र के कई यूनिवर्सिटीज में मुझे मालूम है कि वहाँ जर्नलिज्म के कोर्सेज चलते हैं। तो वो, तो पहली प्रायोरिटी आप अपने पसंद का संस्थान चुनिए, जैसे माखनलाल हो सकता है, आईआईएमसी हो सकता है, और डीयू हो सकता है, जामिया हो सकता है। बाद में फिर आप अपने शहर का भी चुन सकते हैं। जैसे मैं हूँ, तो मैंने माखनलाल भी अप्रोच किया था, और हम्म। मैं जब यहाँ नहीं हुआ तो फिर मैंने जीवाजी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कंप्लीट किया। तो हमेशा ओके। सेकंड ऑप्शन लेकर के चल। सही कहा आपने। तो जैसा कि ये तो ट्वेल्थ पास वाले लोगों के लिए हो गया कि उनको ग्रेजुएशन एडमिशन लेना, पूरा फुल फ्लेजेड एक ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद मास्टर्स करेंगे मीडिया में। बट ऐसे लोग जो कि मानिए कोई इंजीनियरिंग कर चुका है या कोई बीएससी बीकॉम कर चुका है, बट उनको लेटर ऑन द टाइम पता चला कि अब उनका इंटरेस्ट है जो मीडिया में या किसी उसमें, तो उन लोगों के लिए क्या क्या कोर्सेज होते हैं? जैसे बहुत सारी जगह होते हैं 6 महीने के 1 साल के कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा टाइप, तो वो किस तरीके के कोर्सेज हैं मीडिया में जिससे वो लोग करके इस फील्ड में आ सकते हैं? ठीक कहा। ये मैं पहले ही कह रहा हूँ कि चॉइस है आपके अंदर से आती है पत्रकारिता। तो आपने कोई कोर्स कर लिया किसी कारण से, लेकिन आपको रियलाइज होता है कि नहीं, आप जर्नलिज्म के लिए बने हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो मेरे मित्र भी हैं, बैंक में काम करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छी जो है स्क्रिप्ट बनाते हैं, बहुत अच्छी जो है लेख लिखते हैं, बहुत अच्छा जो है वीडियो बनाते हैं, लेकिन उनका फील्ड आईटी है, या बैंकिंग में है, या रेलवे में है, किसी न किसी दूसरे क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। लेकिन लेखन उनका ऐसा है कि कोई अच्छा कम्युनिकेटर जैसे काम करता है वैसे वो काम करता है। तो अगर आपने मास्टर डिग्री नहीं की है, आपने बैचलर डिग्री की हुई है, तब आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं। तो जैसे माखनलाल के कोर्स में कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे आप इंजीनियरिंग किए हो, चाहे आप जो है साइंस साइड्स के हो, या फिर आर्ट्स से हो, या कॉमर्स से हो। अगर आप बैचलर है तो सीधे किसी भी मास्टर कोर्स में जो जर्नलिज्म से रिलेटेड है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मास कॉम हो सकता है, एम ए एम सी हमारे यहाँ चलता है। फिर एमएससी ईएम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। फिर एमए बीजे है ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का, एमए डिजिटल जर्नलिज्म है, एमए जर्नलिज्म है, एमएससी न्यू मीडिया है। ये कोर्स ऐसे हैं जिनमें कोई बाउंडेशन नहीं है। किसी भी साइट से आपने ग्रेजुएशन किया है, आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और लगभग यही स्थिति पूरे भारत के दूसरे मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के मास्टर कोर्सेज की है। आप उसमें कोई बंधन नहीं है कि आपको इसी सब्जेक्ट का होना जरूरी है, क्योंकि ये एक जनरल इस तरह का प्रोफेशन है जो स्किल्स पे आधारित है। किसी कोई कोर सब्जेक्ट होगा तब इसमें एडमिशन मिलेगा, ऐसा बंधन नहीं। तो किसी भी आपने फील्ड से, किसी भी साइड से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप कर सकते हैं। और अगर आपने मास्टर कर लिया है और आप वापस से मास्टर करना नहीं चाहते, लेकिन जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, तो जर्नलिज्म में आने के लिए वैसे तो किसी कोर्स की आवश्यकता होती नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप सीधे भी मीडिया संस्थानों में काम कर सकते हैं। पुराने पत्रकारों के पास पत्रकारिता की कोई डिग्री नहीं होती थी। वे अपने लाइफ स्किल जो उन्होंने सीखे,
और जो उनके अंदर की बातें थी उन्हीं के आधार पर हुनर था एक तरह से, उससे उन्होंने काम करना शुरू किया और देश के मूर्धन्य संपादक वो पत्रकार सिद्ध हुए। लेकिन फिर भी आज जो मीडिया है वो डिमांड करता है कि आपने कोई कोर्स किया है क्या। हम इंटरव्यू देने जाएंगे किसी मीडिया हम्म। संस्थान में कि मैं जर्नलिज्म करना चाहता हूँ, मैं या रिपोर्टिंग करना चाहता हूँ, या मैं इस संस्थान के साथ जुड़ करके कंटेंट क्रिएट क्रिएट करना चाहता हूँ किसी भी प्रकार से, तो वो पूछेंगे कि आपने पढ़ाई कहाँ से की है, आपने क्या डिग्री की। आजकल पूछा जाता है, पहले नहीं पूछते थे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि पढ़ करके आएगा कोई पत्रकारिता, उसको बेसिक्स पता होंगी। हम्म। क्या है, पत्रकारिता का कोर्स कम से कम इतना तो सिखाता ही है कि बेसिक्स क्या है, न्यूज कैसे बनती है, न्यूज ऑपरेशंस क्या है, रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, फिर लिखा कैसे जाता है, खबर कैसे लिखी जाती है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। कोई वीडियो कंटेंट बनाना है तो किस वे में बनाना पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई हम्म। पैकेज तैयार करना है तो उसको कैसे तैयार करता है, ये सीख करके आता है। तो जैसा मैंने आपको पहले बातचीत में बताया था कि पहले जो मीडिया में काम करते थे, तो पहले शुरुआत में सैलरी नहीं मिलती थी, क्योंकि वो कहते थे कि तुमको अभी आता नहीं है, तो वो सिखाते थे पहले, हम्म। इसलिए इंटर्न रखते थे। प्रशिक्षु पत्रकार के नाते 3 महीने 6 महीने काम कराते थे, उसके बाद सैलरी देना शुरू करते थे। क्यों? क्योंकि वो जब जाते थे तो उनको खबर लिखना नहीं आता था, लिखना आता था। हम्म। लिखना आना और खबर लिखना, हम्म। ये दोनों में बहुत अंतर है। हम अच्छा लिख लेते हैं, हमारी वोकेबलरी अच्छी है, यानी शब्दावली हमारे पास प्रचुर है, लेकिन हम जो है खबर नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका एक स्टाइल है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में हमको लिखना पड़ेगा। तो वो लोग जो है जाते थे, फिर सीखते थे कैसे खबर लिखी जाती है, वो सीखते थे, तो इसलिए उनको शुरू में सैलरी नहीं मिली। लेकिन अब मीडिया संस्थान ये अपेक्षा करता है कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो हम्म। ऐसे ट्रेनी रख लें बहुत सारे और उनसे काम कराएं। अब बहुत तेज है, मीडिया भी बहुत तेज हो गया, हमारा सोसाइटी भी बहुत स्पीड हो गई है, बहुत तेजी से हमारे आसपास बहुत सारी चीजें घट रही होती हैं। तो उनकी अपेक्षा होती है कि कोई पढ़ लिख करके आएगा तो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होगा, इसलिए वो पूछते हैं। तो अगर आपने मास्टर कर लिया है, दोबारा मास्टर करने की इच्छा नहीं है, तो डिप्लोमा कोर्सेज भी बहुत जगह अवेलेबल है। हम्म। जैसे मैंने बताया आपको आईआईएमसी, तो आईआईएमसी डिप्लोमा कोर्स ही कराता है, लेकिन उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, हम्म। उसी के माध्यम से वो सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ इवनिंग कोर्सेज हम कराते हैं, जिसमें फोटोग्राफी है, वीडियो जर्नलिज्म है, न्यू मीडिया है, इस तरह के 4 5 कोर्स हम ऑफर करते हैं इवनिंग में, वो डिप्लोमा कोर्स है। ऐसे और भी जगह आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, तो वो अच्छा रहता है, एक समझ बनती है पत्रकारिता को लेकर के। और उसके डूज एंड डोंट भी ध्यान में आते हैं कि पत्रकारिता करते समय क्या सावधानियां हमको रखनी चाहिए, कौन से एथिक्स हैं, उन वैल्यूज क्या हैं, उनका कैसे पालन करना। इसलिए पढ़ नाइस। करके ही जाना चाहिए, भले ही आप ग्रेजुएशन करो या पीजी करो हम्म। पत्रकारिता में, या फिर कोई डिप्लोमा करके जाओ। नाइस। सो नाइसली एक्सप्लेन। तो जैसा आप लोगों ने सुना, आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं और अपने रुचि के अनुसार कोर्सेज में एडमिशन लेके अपन और पढ़ सकते हैं और आगे काम कर सकते हैं। अब सर इसके बाद मैं थोड़ा सा राइटिंग के बारे में बात करना चाहूँगा कि जैसे मैंने देखा है कि आपने कई सारी किताबें लिखी हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, और अगर हमारे दर्शक उनको पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ से वो खरीद सकते हैं। अभी रिसेंटली आपकी किताब आई है हिंदवी स्वराज दर्शन, वो तो अमेजोन पे अवेलेबल है, बट बाकी किताबें हैं जो आपने और लिखी हैं वो कहाँ से मिल सकती हैं। जैसे मेरा पहला जो है वो कविता संग्रह आया था, हम भारत के लोग, माफ कीजिएगा, मैं मैं भारत भारत हूँ, हूँ। इस नाम से मेरा पहला कविता संग्रह आया था। लेकिन आजकल वो आउट ऑफ स्टॉक है, उसको हम्म। रीप्रिंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर पब्लिशर तैयार होता है तो रीप्रिंट होगा, वो भी अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल था पहले। हम्म। फिर उसके बाद मेरे कुछ आर्टिकल्स का संग्रह आया, देश कट पुतलियों के हाथ में, हम असहिष्णु लोग। ये जो देश में सहिष्णुता इंटॉलरेंस की बहस चली थी, उसके दूसरे हम्म। पहलू को मैं सामने लेकर के आया था उसमें, कि ये जो पूरी बहस है, जो नैरेटिव है, एक तरह से एक तरफा है, यानी एक सोसाइटी को, यानी हिंदू सोसाइटी को टारगेट करता है, जबकि इसके दूसरे पहलू भी हैं, उनकी ये लोग बात नहीं करे। तो मैंने उन पहलूज को लेकर के आया, तो वो एक है। वो तो एक पब्लिशर है भोपाल में, अच्छे रिनाउंड पब्लिशर है, अर्चना प्रकाशन के नाम से। तो उनकी वेबसाइट अभी डेवलप हो रही है, लेकिन अभी मैंने अपने ब्लॉग पर उनका फोन नंबर दिया है। तो मेरे ब्लॉग का नाम है अपना पंचू, वहाँ जो नंबर डिस्प्ले है वहाँ कॉल करके आप मेरी वो दोनों तीनों किताबें मंगा सकते हैं।
अभी मेरी दो किताबें आई हैं, वो अभी वो एक ऑनलाइन नहीं है लेकिन एक ऑनलाइन अवेलेबल है। एक है राष्ट्रध्वज और आरएसएस करके। हम्म। बीच में भी बहुत डिबेट चली थी कि आरएसएस और राष्ट्रध्वज यानी तिरंगे के बीच में बड़ा हम्म। झगड़ा ऐसा। तो मैंने उस पर थोड़ा रिसर्च किया, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। तो जो इस तरह की सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है उनके लिए। फिर मेरी एक किताब है जो पुनरुत्थान प्रकाशन है अहमदाबाद का, उन्होंने पब्लिश की है। हालांकि उनका भी पब्लिशिंग जो बुक्स जो है ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, वहां पर भी फोन करके ये वो इजिली मिल जाएगा आपको, पता इंटरनेट करेंगे तो उनका फोन नंबर वगैरह मिल जाएगा। वहां से अंबेडकर और पत्रकारिता एवं विचार, इस तरह की किताब। अभी मेरी जो सबसे पॉपुलर बुक है, जो सबसे ज्यादा चल रही है, लोग जिसको खूब पढ़ रहे हैं, और रोज ही मेरे पास, और जी रोज रिस्पॉन्स हम्म। आते हैं। कहीं ना कहीं से रोज कोई परचेज कर रहा है, व्हाट्सअप कर रहा है, या फेसबुक पे मुझे टैग करके लिख रहा है। वो है हिंदवी स्वराज्य दर्शन। हम्म। हिंदवी स्वराज्य दर्शन एक ऐसी किताब है जो शिवाजी महाराज के कुछ किले हैं जहां मैं हम्म। गया था घूमने। एक तरह से ये ट्रैवलॉग है, लेकिन ये सिर्फ हम्म। बेसिक ट्रैवलॉग नहीं है जैसा लोग लिखते हैं। हम्म। इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में मैंने कहानी सुनाने का भी प्रयास किया है, तो कथा हम्म। कहानी जैसा भी है। तो और कुछ सब्जेक्ट को छूने की भी कोशिश की है, और कुछ अपनी यात्रा के अनुभव भी साझा किए हैं। यानी हम्म। ये कंप्लीट एक पैकेज है जिसमें कल्चर, हिस्ट्री और अपने खुद के एक्सपीरियंस, वो सब आप देख पाते हैं। तो कई लोगों के ये आया कि हमको इसमें जो आपने कहा है, कहानी जैसे सुनाया, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। तो हिंदवी स्वराज्य दर्शन ये अमेजन पे अवेलेबल है, और ईश्वर की कृपा से 2-3 बार आउट ऑफ हम्म। स्टॉक भी हुई, हम्म। यानी काफी लोगों ने वो परचेस की। हम्म। तो ये अमेजोन पे अवेलेबल है। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप भी मंगाएं और पढ़ करके बताएं। ये हम्म। ट्रैवलॉग है एक तरह से, और बहुत बड़ा नहीं हम्म। है, बहुत छोटा है। आपको पढ़ करके मजा आए, अच्छा हम्म। लगेगा। शिवाजी महाराज के 5-7 दुर्ग हैं, उनको मैंने देखा, और वहां जो घटना घटी, उन दुर्गों की विशेषता क्या है, शिवाजी महाराज ने कैसे अपने राज्य की स्थापना की, और उसके पीछे उनकी दृष्टि क्या थी, किन बातों को किया, पर्यावरण का कैसे ध्यान रखा, जल संरक्षण का कैसे पालन ध्यान रखा उन्होंने, भाषा पे कैसे काम किया, ये सारी बातें मैंने उस किताब के माध्यम से और उन किलों के माध्यम से लोगों के सामने लाने का प्रयत्न किया। हम्म। सो दोस्तों, आपने सुना लोकेन जी ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। आपको इनकी जो न्यू किताब है अभी अमेजोन पे अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप भी अपनी कॉपी मंगाइए और पढ़ के फिर उस पर अपने रिव्यूज़ दीजिए आपको कैसा लगा। और जैसा अभी आपने बताया अभी कि ये ट्रैवल मोस्टली ब्लॉगिंग टाइप की किताब, ट्रैवल ब्लॉगिंग पे किताब है। तो आप, मैंने आपके देखे हैं कई सारे ट्रैवल ब्लॉग ऑल्सो आपके यूट्यूब चैनल पे, अपना वीडियो पार्क पे आप लोग भी देख सकते हैं जाके। आपके जो ब्लॉग है वो आजकल के जो ट्रैवल ब्लॉगर हैं उनसे बहुत ही अलग हैं। मोस्टली आप जो, मतलब मेरे को अच्छा लगा देख के, और कहीं मैंने नहीं देखा कि कोई और ट्रैवल ब्लॉगर इस तरीके से ब्लॉगिंग करता होगा। आप मोस्टली किसी भी जगह पे जाते हैं तो उसके हिस्ट्री बताने की कोशिश करते हैं प्रॉपर, कि ये उस प्लेस की हिस्ट्री कैसे क्या हुआ, वहाँ कैसे क्या हुआ, तब जाके मोस्टली आजकल के ट्रैवल ब्लॉगिंग होते हैं वो लोग तो सिर्फ अपना बताते हैं कि आप ऐसे जाइए, यहाँ रुकिए, ये घूमिए वो घूमिए। बट आपके में है कि पूरा हिस्ट्री वगैरह बताते हैं। तो मतलब ये सोच कैसे आया आपके यहाँ कि ट्रैवल ब्लॉगिंग में ये भी दिखा सकते हैं हम लोग? ये पत्रकारिता से आई, क्योंकि मैं पत्रकार रहा हूँ, कम्युनिकेटर रहा हूँ। तो हम क्या, जब पत्रकार आप हो जाते हैं ना, तो बता ये आपसे जानना चाहते हैं कि इस स्थान का महत्व क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हैं लोग। वहां जाएंगे, ये बता, मैं भी देखता हूँ कई लोगों के, और उनको काफी व्यूज भी आते हैं। मैंने ये भी देखा है, वो जा रहे हैं, सेल्फी स्टिक में फोन लगाया, और अब हम यहाँ आ गए, देखिए मेरे पीछे जो है नदी बह रही है। अरे भाई, सबको दिख रहा है नदी बह रही है, बहुत ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, ये है वो है, वो सब बताते हैं। मैंने ये देखिए गोलगप्पे खा रहा हूँ, यहाँ बहुत अच्छा गोलगप्पा मिल रहा है, ये सब। तो ये सब बताने से कुछ लाभ नहीं होता। जो व्यूअर है ना उसको भी, ठीक है, व्यूज आते हैं, पता नहीं कैसे आते होंगे, क्या करते हैं, कौन लोग देखते हैं, कई लोग लोग ऐसे तो भी ना जो दिखते ही हैं। कंटेंट इस प्रकार का भी देखते हैं, नो डाउट। सबकी अपनी अपनी रुचि हो सकती है। हम्म। लेकिन मेरा मेरा जो उद्देश्य है वो ये होता है कि मैं जहां जा रहा हूँ उस स्थान के बारे में, उसके पर्यटन के बारे में तो बताऊं कि यहाँ देखने का क्या क्या है, यहाँ क्या क्या हम्म। आप देख सकते हैं। लेकिन उन जगहों का क्या महत्व है हमारे लिए, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, उनके उनका जो हिस्टोरिकल है वो इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो बताने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसे मेरा एक बहुत वीडियो ब्लॉग है,
है वो बहुत चलता है। वो आगरा के पास है, इधर से भिंड के से आगे जाएंगे तो, मुरैना से आगे जाएंगे तो पड़ेगा बटेश्वर करके एक स्थान है, बटेश्वर जो हाँ। हमारे प्रधानमंत्री अटल जी हुए, उनकी जन्मभूमि भी वही है। तो वहां यमुना जी बहती हैं, उसके किनारे लगभग 101 शिव मंदिर हैं और सब सफेद रंग के हैं। तो मैंने ये नहीं बताया कि बहुत अच्छे मंदिर दिख रहे हैं देखिए और नदी, मैंने बताया कि ये शिव मंदिर है, इसमें शिव मंदिर में क्या विशेषता है, कब बने। फिर ये भी बताया कि ये जो यहाँ यमुना जी बहती हैं वो 9 किलोमीटर जो है विपरीत दिशा में बहती हैं। भारत में एक ही नदी है जो हम्म बाकी सब नदियों से उल्टी दिशा में चलती है, वो नर्मदा जी है। बाकी सब नदियां जो है वो ऊपर से नीचे की ओर बहती। तो वो सारा मैंने बताया, साथ में किसने बनवाया, क्या किया, ये धारा ऐसे क्यों हुई, तो ये सारी मैंने बताया। तो लोगों को मजा आता है, हम्म सुनते हैं, उनकी नॉलेज भी बढ़ती है उस स्थान के बारे में। तो मैं कोशिश यही करता हूँ, जैसे अभी हिंदी विश्व स्वराज की हमने बात की, उस पर मेरे ब्लॉग आएंगे, अभी थोड़ा सा मैं हम्म काम कर रहा हूँ उन पे। तो उनके एक एक किले के बारे में मैं ये यही बताऊं कि ये किला है, इसकी क्या हिस्ट्री है, यहाँ हम्म क्या हुआ क्या घटा, ये सारा मैं बताने की कोशिश उनमें करूंगा। नाइस। तो जैसे आप, मैं अभी आपने बीच में बताया भी आप ब्लॉग भी लिखते हैं, आपका ब्लॉग है अपना पंचू.com। तो और आपको हाल ही में उसके लिए शायद एक पुरस्कार भी मिला है, इंडिया में कोई तो नंबर पाया था, नारद मुनि पुरस्कार शायद मिला है, आई थिंक। तो हाँ, आप मध्य थोड़ा सा प्रदेश उसके, सरकार हाँ ने, हाँ, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए क्या वो मध्य प्रदेश, पुरस्कार है, कैसे मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार जो है राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सम्मान देती है, यानी नेशनल हम्म लेवल के और स्टेट लेवल के। तो नेशनल लेवल का उनका एक अवार्ड है, जो वो फेसबुक नेट ब्लॉगिंग के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को देते हैं। हम्म तो लिटरेचर के क्षेत्र में काम करते हो या कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हो, तो मैंने भी वहाँ अप्लाई किया, आवेदन करना पड़ता है वहाँ। तो मैंने अप्लाई किया था अपने ब्लॉग को आधार बना करके, हम्म अपना अपना पंचू को। हम्म तो अपना पंचू, दोस्तों ये भी एक फील्ड है। हालांकि हम्म हिंदी ब्लॉगिंग में पैसा कम है, कम ही है, ऐसा मान लीजिए नहीं है। मेरे को आज तक नहीं मिले, मेरे अभी तक $14 ही इकट्ठे हुए, जबकि मैं हम्म मेरा ब्लॉग बहुत पॉपुलर ब्लॉग है, एक ब्लॉग डायरेक्टरी है वो, उसमें हर साल मेरा ब्लॉग सिलेक्ट होता है। और एक बार ब्लॉगिंग पे बात करने के लिए मुझे गूगल भी बुला चुका है, गूगल ने बुलाया था दिल्ली में अपने ऑफिस में कि आप आइए, हम ब्लॉगिंग को लेकर के कुछ बातचीत करना चाहते हैं, खास करके हिंदी ब्लॉगिंग को। आप टॉप देश के सिर्फ 10 लोगों को बुलाया था, उनमें से एक मैं भी था। हालांकि किन्हीं कारणों से फिर मेरे को ट्रैवल प्लान बदलना पड़ा, मैं जा नहीं पाया था उस मीटिंग में। हम्म तो अंग्रेजी के जो इंग्लिश ब्लॉगिंग है उसमें पैसा है, हम्म क्योंकि वहाँ ज्यादा व्यूज आते हैं, विज्ञापन इजी क्लिक होते हैं, तो रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन आप अपने जो एक लेखन की संतुष्टि है, या लोगों को दिखाना चाहते हैं, जैसे मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लिखने की मेरे ब्लॉग के कारण से मिली। मैंने 2009 में अपना ब्लॉगिंग शुरू किया, तो 2009 में जब मैं ब्लॉगिंग करता था तो बहुत सारे लोग, उस समय बहुत सारे लोग पढ़ते थे ब्लॉग। आजकल तो फेसबुक आ गया तो हम्म बहुत सारे लोग यहाँ एंगेज हैं, अब तो रील पे चली गई है दुनिया, इन शॉर्ट वीडियोस पे चली एक गई है। मिनट लेकिन पहले लोग ब्लॉग पढ़ते थे, अभी भी पढ़ने वाले अभी भी पढ़ते हैं। गूगल में सर्च करेंगे कोई बड़ी घटना पढ़नी है तो हम्म ब्लॉग का लिंक आ जाता है। हम्म तो पहले ब्लॉगिंग बहुत होती थी, तो बहुत सारे जो साहित्यिक पत्रिकाएं निकालते हैं, जो साप्ताहिक पत्रिकाएं निकालते हैं, न्यूज़पेपर्स निकालते हैं, वो मुझसे कांटेक्ट करते थे और अपने लिए लिखवाना शुरू उन्होंने किया। तो ब्लॉगिंग ने मुझे जो मुख्य धारा का मीडिया है उसमें राइटिंग की अपॉर्चुनिटीज दी। तो आपको यहाँ से आप स्किल्स दिखाएंगे, तो आपको यहाँ जब आप लिखेंगे लोग देखेंगे, तो वो आपने यहाँ भी लिखने का अवसर दे सकते हैं। तो ये है, तो ऐसा मध्य प्रदेश सरकार का वो एक अवार्ड है हम्म जो डिजिटल यानी इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए, लिखने के लिए वो लोग देते हैं। तो मुझे वो पुरस्कार 2021 में का पुरस्कार मिला था। नाइस, बधाई हो। तो सर जैसा अच्छा लगा आपसे इतना भी बात किया, तो आखिरी में अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे हम लोगों ने आपके इस ब्लॉग ये रिकॉर्डिंग करने से पहले हम लोगों ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि आपके साथ बात करने वाले हैं, तो लोगों के कई सारे क्वेश्चंस आए, 4-5 लोगों ने क्वेश्चन पोस्ट किए हैं। तो वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, तो आप उनके जवाब देने की कोशिश करिएगा, जिससे उन लोगों को उनका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे, ये धर्मेंद्र भारद्वाज जी ने पूछा था क्वेश्चन कि राजनीति में मीडिया के लिए क्या करें, कैसे करें, मतलब राजनीति में अगर उनको मीडिया करना है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में मीडिया से आए हुए लोगों की बड़ी भूमिका रहती है, उनके लिए बहुत स्थान है।
आप अगर ने आपने पत्रकारिता की पढ़ाई की है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आप प्रवक्ता बन सकते हैं उनके। फिर मीडिया मैनेजमेंट का काम देख सकते हैं, यानी मीडिया प्रभारी जिसको कहते हैं, वो जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। मैं बड़ा नाम आपको एक बताता हूँ, जो पत्रकार थे और जाकर के बाद में उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया। प्रभात अच्छा जी। प्रभात झा जी का नाम है, मध्य प्रदेश से लोकिन पारासर जी हैं। फिर आजकल कांग्रेस के लिए काम करते हैं पीयूष बबेली जी, वो भी पत्रकार थे, पीयूष बबेली, वो भी हैं। फिर एक और ऐसे बहुत सारे नाम है, आशुतोष गुप्ता जी हैं, जो आम आदमी पार्टी में गए थे, फिर बाद में छोड़ करके फिर से पत्रकारिता उन्होंने शुरू की है। मनीष सिसोदिया जो आजकल जेल में है, भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर आरोप है उन पे, वो भी पत्रकार रहे हैं, लेकिन वो बाद में पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी में काम करते समय आप प्रवक्ता बन सकते हैं, अच्छे अच्छे मीडिया प्रभारी बन सकते हैं, मीडिया प्लानर बन सकते हैं, उनके उनका आईटी डिपार्टमेंट पूरा देख सकते हैं आप, मीडिया डिपार्टमेंट देख सकते हैं। उनके सोशल मीडिया को, मैं आजकल सोशल मीडिया मैनेजर भी होते हैं, यानी जो अच्छे पत्रकार हैं, वो अच्छे कम्युनिकेटर हैं, उनके सोशल मीडिया के काम को भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप जो है स्वतंत्र अपना काम भी प्रारंभ कर सकते हैं, और बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पार्टीज हैं, छोटी या बड़ी पार्टीज हैं, उनका काम ले सकते हैं। जैसे अभी देश में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप हैं जो दो तीन पॉलिटिकल लीडर्स का काम देख रहे हैं, मीडिया से रिलेटेड। उनको सोशल मीडिया क्रिएटिव्स बना करके देना, उनको कुछ भाषण तैयार करके देना, उनको कुछ इनपुट्स देना, उनको मीडिया कैसे मैनेज करना, मीडिया सलाहकार के नाते उनका काम कर रहे हैं। तो कई लोगों को मैं जानता हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ, जो इंडिविजुअल्स के लिए भी काम कर रहे हैं और पार्टी के लेवल पे भी काम कर रहे हैं। तो उनका काम लेते हैं, वो उसके बदले उनकी फीस रहती है, वो फीस को लेते हैं। यानी आप राजनीति में जाकर के भी सक्सेस हो सकते हैं, यानी बहुत सारी भूमिका वहाँ पत्रकारों की, यानी जो अच्छे कम्युनिकेटर है उनके लिए है। वैसे तो जो राजनेता है वो खुद ही अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, हम्म। लेकिन फिर भी वो पार्टी के लेवल पे ऐसे लोगों को प्रायोरिटी देते हैं जिनका मीडिया के साथ अच्छा संबंध है। तो ऐसे लोगों को वो रखते हैं, तो वो आप बन सकते हैं। साथ में आप स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकते हैं, यानी ओके। पॉलिटिकल पार्टियों के लिए उनका सोशल मीडिया हैंडलिंग का काम कर सकते हैं, उनको कंटेंट प्रोवाइड कराने का काम कर सकते हैं, उनको मीडिया सलाह देने का काम कर सकते हैं, इस तरह से। ओके। नाइस। सो अगला क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन क्लब हैं आई गेस। हाँ, पहला क्वेश्चन है कि मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ, इसमें हाँ एक हाँ चीज और जोड़ देता हूँ। हाँ हाँ। सारी लगभग सभी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम्म। उनकी जो है इन हाउस मैगजीन भी निकलती है कार्यकर्ताओं के लिए। जैसे यस। कमल संदेश निकलती है यस। भाजपा की। तो वहां पर भी आप अगर अच्छे पत्रकार हैं तो वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। और भी मीडिया हाउस की वेबसाइट्स हैं, उनके जो मैगजीन्स हैं। जैसे हम बात करेंगे कांग्रेस, तो कांग्रेस का एक न्यूज़पेपर है हेराल्ड, वो निकलता है उस ऐसे ही सभी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ ना कुछ पब्लिशिंग का काम रहता है, उसको भी देख सकते हैं। हाँ, अगला प्रश्न सौरभ जी। ओके। सो अगला क्वेश्चन है अथर्व पनवार जी का। ये दो क्वेश्चन है, मैं दोनों क्लब करके पूछता हूँ। ये है पहला कि मात्र मोबाइल और माइक्रोफोन के सेटअप से यूट्यूब मीडिया चैनल कैसे आरंभ कर सकते हैं, और यूट्यूब पर इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए हैशटैग कीवर्ड के अलावा और क्या क्या चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, दो तीन बातें हैं, और हम जो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हम्म। बातचीत कर रहे हैं, ये भी एक हम्म। ट्राइपॉड है और एक फोन है, इसी हम्म। के माध्यम से ये चल रहा है। तो फोन एक पावरफुल टूल है आज के समय में। अभी तो बहुत आपने सुना होगा मोजो, मोबाइल जर्नलिज्म, यानी मोबाइल के थ्रू जर्नलिज्म हो रही है। तो अब बहुत सारे मीडिया हाउस बड़े बड़े कैमरा लेकर के नहीं जाते, उनके पत्रकार कैमरा लेकर के नहीं जाते, मोबाइल लेकर के जाते हैं, मोबाइल से ही शूट करते हैं और मोबाइल से ही उसको एडिट करते हैं और चलाते हैं। तो मोबाइल फोन एक बड़ा टूल है, आप आराम से उसमें शूट कर सकते हैं। अच्छे कैमरे आजकल फोन में हैं, उनसे हम्म। आप शूट करें और चला सकते हैं। तो अब YouTube की बात है कि उसका कीवर्ड्स हैशटैग के अलावा कैसे काम करे, तो YouTube की कुछ एल्गोरिदम है, तो उस पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कौन से हॉट टॉपिक्स हैं जिसपे कंटेंट तलाशा जा रहा है, खोजा जा रहा है। अगर आप YouTube के क्षेत्र में काम करने करने जा रहे हैं तो आपको ऐसे कुछ विषय देखने पड़ेंगे कि अभी क्या डिमांडिंग है, क्या देखना चाहते हैं लोग, वैसा कंटेंट देंगे तो जल्दी सक्सेस होंगे।
लेकिन उसमें मर्यादा का ध्यान रखें। आप फिर ऐसे नहीं बन जाए जिस तरह का बहुत सारे लोग फूहड़ हम्म, कंटेंट परोस रहे हैं, तो उस तरह न जाए। लेकिन लोग बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं। मान लो आज प्रधानमंत्री मोदी ने कोई भाषण दिया, तो लोग उसको जानना चाहते हैं, उसका उसका एनालिसिस सुनना चाहते हैं कि उनके बोलने में क्या क्या बातें हैं, उनके क्या परिणाम होंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो। तो इस पे आप एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं, बना सकते हैं। तो जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो कीवर्ड्स हो गए, आप उसके डिस्क्रिप्शन में किस तरह से वर्ड्स को कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं वो हो गए। फिर टाइमिंग हो गई बहुत सारी। फिर एक कंटिन्यूटी की बड़ा महत्व है कि आप अपना वीडियो कितने दिन में देते हैं, क्योंकि आपका जो व्यूअर होता है फिर वो आपसे अपेक्षा करता है। आपने वीकली तय किया, डेली तय राइट। किया, तो आपको फिर उसको कंटेंट लगातार उस क्रम से देना पड़ेगा। हम्म, आपको एक सेगमेंट भी तय कर सकते हैं, हम्म, तो और आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप न्यूज वीडियो ब्लॉग न्यूज यूट्यूब चैनल नहीं बनाना चाहते, न्यूज बेस्ड हो, आप जर्नल हो, जैसे बाइट बाइट बिफोर करियर है, अभी हम्म, अभी सौरभ जी ने शुरू किया। मुझे उम्मीद है कि ये जो यूट्यूब है बहुत पॉपुलर होगा, क्योंकि इनका जो एरिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लोग, जो मैंने कहा ना, हम जिस दौर से गुजरे हैं कि हमको कोई सजेशन करने वाला नहीं था, कैसे हम करियर बना सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन सी स्किल होनी चाहिए, है ना। तो ये वाइट बिफोर करियर वही काम कर रहा है। सौरभ जी का चैनल है, वो वही काम कर रहा है, लोगों को गाइड कर रहा है कि आप अगर मीडिया के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं तो फिर आप कैसे आ सकते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटी है, करियर में क्या क्या आयाम हो सकते हैं, क्या स्किल्स इसमें लगती हैं, जिन पे हमने आज बात की। और भी बात करने के लिए बहुत सारा है, हम्म, बहुत सारी बात की जा सकती है। तो एक वीडियो पर्याप्त नहीं है, तो आप चाहें तो इस वीडियो के बाद खुद भी पढ़ सकते हैं, फिर और भी कंटेंट अवेलेबल होगा राइट। इंटरनेट पे। लेकिन एक बाइट बिफोर करियर ने एक आपको एक विंडो दी, एक सोचने की दिशा दी कि आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो अगर आप इस तरह से अपना कोई एरिया डिसाइड करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के यही है यूट्यूब पे, हम्म, उसके एल्गोरिदम को समझिए, कीवर्ड्स का यूज कीजिए, और जो डिस्क्रिप्शन लगते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ कीजिए। और थंबनेल का बड़ा महत्व होता है, राइट। बहुत सारे लोग थंबनेल देख करके वीडियो पे क्लिक करते हैं। हम्म, लेकिन इन सब में जो है अनएथिकल प्रयोग नहीं करना। हम्म, अगर आप थंबनेल कुछ दिखा रहे हैं, आपने हेडिंग कुछ लगाया है, कंटेंट कुछ और होगा, तो फिर वो व्यूअर आपसे भागेंगे। एक बार राइट। तो क्लिक कर लेगा, लेकिन दोबारा वो लौट करके नहीं आएगा। यानी थंबनेल में आप वही दिखाइए जो आपकी वीडियो में है। हम्म, तो सही कहा। ऐसे कुछ प्रयोग हैं, हम्म, आप करेंगे तो सक्सेस होंगे। सही कहा सर आपने। जैसे मेरा आपने बताया, मेरा भी नया नया चैनल है, मैं भी रिसर्च कर रहा था कि कैसे क्या कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ सकता हूँ जो हेल्पफुल रहेगा। मैंने भी बहुत सारा सर्च किया, तो आजकल लोग शॉर्ट्स देखना बहुत पसंद करते हैं, 1 मिनट का वीडियो। तो जो आप एक बड़ा फॉर्म वीडियो बना रहे हैं, उसके क्लिप काटिए, छोटे छोटे फॉर्म में 1 1 मिनट के शॉर्ट्स बनाइए और उसको अपलोड कीजिए। तो उससे भी लोग पूरा वीडियो देखने आते हैं। मेरे साथ भी होता है, जैसे मैं चलाता हूँ शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम पर रील देखता हूँ, किसी पॉडकास्ट का मेरे को एक क्लिप दिखा, वो मेरे को अच्छा लगा, तो फिर मैं जाके यूट्यूब पर सर्च करता हूँ, वो पॉडकास्ट पूरा देखता हूँ। तो इस तरीके से फिर व्यू बढ़ते हैं। तो ये भी एक तरीका है होने का। मैं आपको बताता हम्म, हूँ, मेरा एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, सावरकर को लेकर के बातचीत थी। हम्म, वो उन्होंने, नमन करके हैं, पत्रकार है, उनका हम्म, इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है, नमन ऑन एयर ऐसे करके कुछ है। उन्होंने ऐसे छोटे, जैसा आपने हम्म, कहा ना, उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े किए। पूरा हम्म, 1.5 2 घंटे का इंटरव्यू है वो, पूरा का पूरा। हम्म, तो उस पूरे इंटरव्यू पे उतने व्यूज नहीं है, 1,000 लोग 2,000 लोगों ने वो देखा है। राइट। लेकिन उसके जो क्लिप बनाए ना, वो 30 30 लाख लोगों ने देखे। राइट। 30 30 लाख लोगों उसको मिले देखने के लिए। तो छोटे वीडियो का हाँ, शौक आजकल लोग ज्यादा हाँ, देखना पसंद करते हैं, तो राइट। ये भी प्रयोग कर सकते हैं। एक ही कंटेंट को हम मल्टीपल फॉर्म राइट। में, मल्टीपल रूप में हम राइट। लोगों के सामने ला सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा आपने हाँ, बताया। मुझे कई लगता है अथर हाँ, जी हाँ, को अपने राइट। प्रश्न का कुछ कुछ उत्तर मिला होगा। कई बार क्या होता है, छोटे वीडियो में हमको कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाता है, मतलब सुनने को, कि ये बहुत अच्छा लगता है सुन के, तो फिर हम लोग वो ढूंढते हैं कि पूरा वीडियो का है, मेरे को पूरा देना। मेरे साथ ऐसा हुआ है, बहुत सारे पॉडकास्ट में मैंने ऐसे ही देखे कई हैं बार होता है। कि 1 2 क्लिप मेरे को मिला है देखने, मेरे को अच्छा लगा वो सुन के उतना, फिर मैं पूरा देखा हूँ वो जाके पॉडकास्ट। चलिए फिर अब अगला क्वेश्चन है साधना बलबटे जी का, जो कि साहित्यकार हैं भोपाल से। वो पूछती हैं कि जो बड़ी कंपनियों में जो सोशल मीडिया मैनेजर हैं, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं और कॉपी राइटिंग करते हैं, उनके लिए और कौन कौन से विकल्प हैं जिसमें उन्हें अच्छा वेतन मिले।
तो एक तो वो जो काम कर रहे हैं वही अपने आप में बड़ा काम है, उसी में वो बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा मानदेय, बड़ा वेतन ले सकते हैं। मैंने कहा प्रारंभ में थोड़ा सा दिक्कत आती है सैलरी को अपना, किसी भी फील्ड में हम जाते हैं तो जो फर्स्ट सैलरी होती है वो बहुत बड़ी नहीं होती सामान्य तौर पर, लेकिन कई बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पहली सैलरी भी बड़ी होती है। लेकिन आप वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसी फील्ड में भी आगे जब आप लगातार काम करते रहेंगे तो आपको और भी आपका मानदेय भी अच्छा हो जाएगा। अन्यथा जो हमने पूरे वीडियो में बात की कि आपकी स्किल्स क्या है, उस स्किल्स के आधार पर आप और भी क्षेत्र ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप किसी वीडियो, आजकल सारी कंपनियां विजुअल कंटेंट क्रिएट करती हैं, है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अपने। तो अगर आप अच्छे वीडियो क्रिएट एडिटर हैं तो आप फिल्मों के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री निर्माण करने वाली कंपनियां हैं उनमें जा सकते हैं। आजकल जो ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं उनको बहुत लोग चाहिए तो वहां जा सकते हैं। अगर आप अच्छे न्यूज पैकेज लिख लेते हैं तो आप इन क्षेत्रों में जाकर के स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, ये सारा भी कर सकते हैं। जैसे आपको बताना चाहूंगा, गुल्लक जो वेब सीरीज है बहुत यस। पॉपुलर है, फैमिली ड्रामा है। उस वेब सीरीज के जो राइटर हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। उन्होंने यहाँ से पत्रकारिता की पढ़ाई की, निखिल एपीआर विजय है ना डिपार्टमेंट शायद से वहाँ। एडवर्टाइज। हाँ। निखिल विजय है ना शायद तो उनका राइटर। नहीं, निखिल विजय नहीं है, नाम अचानक से मेरे दिमाग से निकल गया है, मैं आपको जरूर बताता, मेरा दिमाग से निकल गया। तो पत्रकारिता की पढ़ाई की, उनके राइटिंग स्किल अच्छे थे, उन्होंने खूब अपना संघर्ष किया और वो वहाँ सक्सेस है। ऐसे ही एक और विद्यार्थी हैं, वो अ, उन्होंने अपने आप को बहुत ग्रूम किया, बहुत उन्होंने निखारा और आज वो मुंबई में काम कर रहे हैं। एक और विद्यार्थी हैं, वो भी फिल्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने आमिर खान के साथ फोटो शेयर किया था कि सर मैं इनके साथ अभी शूट कर रहा हूँ। तो उसकी फोटोग्राफी अच्छी है, फोटोग्राफी और वीडियो बहुत अच्छा करता है, लेकिन आजकल वो लिखने का भी काम कर रहा है, सर मैं लिख लिख भी रहा हूँ। तो ये भी एरियाज हो सकते हैं बहुत सारे, यहाँ पे भी आप जाकर के काम कर सकते हैं। तो धन्यवाद। अच्छा, तो आशा करता हूँ साधना जी आपको आपका जवाब मिल गया होगा। तो एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है लोकेन जी। ये मेरे को यूट्यूब पे शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया था आपका वही वाला, तो उसमें किसी ने पूछा था, नाम स्पेसिफाई नहीं है, नाम है ऑब्जर्वर लड़का 6487। क्वेश्चन ये था कि एक फ्रेशर के तौर पर मीडिया में हमें किस तरह से अपनी कार्य पद्धति रखनी चाहिए, साथ ही हम अपने स्वयं के कार्यों को कैसे स्थापित कर सकते हैं जिनसे हमें बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके। आ, एक फ्रेशर के जैसे मीडिया में जब आप जाएंगे तो आप बहुत मत सोचिए, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले उस अपॉर्चुनिटी को, यानी जो काम मिले उस काम को अपने 100% आप उस काम को दीजिए। जब आप उस 100% काम देंगे, अपना पूरा अपना उसमें लगा देंगे, तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे आपको देखते हैं जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, एडिटर्स हैं, न्यूज एडिटर्स हैं, वो देखते हैं कि ये लड़का बहुत अच्छा मेहनत करता है, वो स्किल्स को भी समझ लेते हैं कि इसकी स्किल्स क्या है। तो फिर वो आपको उस एरिया में ऊपर जो है अपलिफ्ट करते हैं। तो इसलिए जब आप जाते हैं तो अपने पूर्वाग्रह छोड़ दीजिए, आप किसी प्रकार के पहले की धारणाएं कोई है तो उनको छोड़ दीजिए और आप सिर्फ काम पे फोकस कीजिए। और किसी के भी प्रकार के, देखिए किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे थोड़ा सब जगह गुटबाजी वगैरह इस तरह की चीजें रहती हैं, और ये थोड़ा सा जर्नलिज्म में तो, और क्योंकि ये कम्युनिकेशन से जुड़ा है, पॉलिटिक्स भी है, सब है। तो आप किसी खेमेबाजी में मत पड़िए, सिर्फ अपने काम पे फोकस कीजिए, अपना काम कीजिए, जो आपको काम असाइन हुआ है उस काम को कीजिए और नई नई स्किल्स सीखिए, नया चीज सीखिए कि जर्नलिज्म में नई चीजें क्या हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ है। तो उस कमी को पकड़ करके उसमें एक एड ऑन आप देंगे ना, तो आपको और जो है अवसर मिलेगा, महत्व मिलेगा कि यार इसने एक नई नया काम करके दिखाया। सो धन्यवाद। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा आपका। सो सर, यही था आज का हमारा पॉडकास्ट। और आपके क्या विचार हैं, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कुछ इसके बारे में। नहीं, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो कमेंट में ये जो आप पॉडकास्ट देखेंगे और आपकी उसके बाद कोई क्वेरी है तो आप लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि फिर से कोई वीडियो रिकॉर्ड करके आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करें।
मैं आपके प्रश्नों के लिए सदैव उपलब्ध हूँ, आपकी सहायता करने के लिए। मीडिया में आप किस प्रकार से करियर बना सकते हैं, कहाँ पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना। तो उन सब के मैं मदद कर सकता हूँ, उसके लिए मैं वाइट बिफोर करियर पर आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो आज की बातचीत मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों हम्म, के काम की है, और मैं सौरभ जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत ऑर्गेनाइज की। और मैं सब अपने दर्शकों से, अपने मित्रों से, साथियों से निवेदन करूंगा कि आप जो है वाइट बिफोर करियर को प्रोत्साहित कीजिए। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, तो आपको और भी बहुत सारे करियर जो आयाम है उनके बारे में जानकारी मिलेगी, नए नए लोगों को आपको सुनने का मौका मिलेगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो मीडिया में करियर अपॉर्चुनिटी देखते हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। फिर हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो ब्लॉग में, किसी और विषय। अगर आपके प्रश्न आते हैं तो हम फिर से उन प्रश्नों जरूर। को लेकर के बातचीत कर सकते हैं। तो आज की इस बातचीत में मुझे खूब आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। और जैसा कि सर ने बोला, अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगा और आप लोग के और क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो, आप चाहते हैं कि मैं सर के साथ और वीडियो रिकॉर्ड करूं और आपके क्वेश्चनों का आंसर लूं, तो आप कमेंट में बताइए क्वेश्चन। तो यही था आज का पॉडकास्ट। तो जब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।